हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 19, जिसमें कि होंगे 1501 से लेकर 1600 तक के 100 इडियम हम देखेंगे। ब्लैक बुक की B1 सीरीज़ हम कर रहे हैं। आपने अगर पुरानी सीरीज़ नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हैं। एक कंपाइलेशन भी गिर चुका है जिसमें 600 तक के 1 से 600 तक के इडियम उसमें कंप्लीट मिलेंगे। 10 घंटे की है। बेसिकली 3 हमारे कंपाइलेशन आएंगे, है ना, और दूसरा वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा इडियम ये जो है टू कैच अप विद, फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी का है, उसी में ही रखेंगे। इसका मतलब हो जाता है टू कम टू देयर लेवल, मतलब कि किसी की बराबरी करना। अब बराबरी करना, इसका जो मीनिंग बना वो देखते हैं। कैचअप, जो ये कैचअप होता है किसी को शारीरिक रूप से पकड़ने या किसी से मिलने के लिए किया जाता है इसका यूज़। समय के साथ इसका अर्थ थोड़ा सा मतलब इसमें चीज़ें मतलब मिलावट हुई, इसमें चीज़ें बदली, तो वो धीरे धीरे मतलब आगे निकलने वाले को बराबरी पर लाने के लिए विकसित होने लगा। जैसे दौड़ में पीछे रह जाना और दौड़कर आगे आगे वाले के पास पहुंच जाना, मतलब कि आप बराबरी कर रहे हैं। ठीक है। वैसे कैचअप जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, मतलब पकड़ने के सेंस में, है ना, मिलने की सेंस में यूज़ करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर सकते हैं ताकि आप मतलब अपने रिवीजन पॉइंट में इसको अलग से ही देख सकें। ठीक है। फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी होती ही हैं ये चीज़ें, सभी को दिक्कत देती है, हर कोई फ्रेजल वर्ब से आपको परेशान मिलेगा। ये भी देखेंगे आगे इडियम के बाद, इसका भी कुछ इलाज करते हैं, कुछ देखते हैं, इसमें भी कुछ टेक्निक निकल के आए, उस पर भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्लियर द डेक्स। इसका मतलब हो जाता है टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब जो बाधाएं होती हैं उनको हटा देना। नेवी से निकला है। पुराने जहाज़ों पर लड़ाई से पहले जो डेक होती है ना, ये इसको डेक कहते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको साफ़ किया जाता था, यानी सारे सामान हटा दिए जाते थे ताकि युद्ध की तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। बाद में इसका प्रयोग किसी बड़ी तैयारी से पहले सब कुछ व्यवस्थित करने के अर्थ में होने लगा। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। जो डेक्स होती हैं, जो डेक होती है हमारे शिप की, उसको क्लियर करना, क्योंकि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, किसी मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन से टैकल करने जा रहे हैं, तो हम डेक को क्लियर करेंगे, तो मतलब बाधाओं को हम हटा देंगे। इजी इडियम है। इमेज में भी देख सकते हैं, ये सभी मतलब अपने काम में लगे हुए हैं, डेक को साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्लिप वंस विंग्स। किसी के पंख को काट देना, उनको बांध देना, उनको लिमिटेड कर देना, तो आप किसी की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। टू रिस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, पक्षियों से लिया गया है। पुराने समय में पालतू पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए उनके पंख जो विंग्स होते थे वे काट दिए जाते थे। इस क्रिया को क्लिपिंग द विंग्स कहा जाता था। धीरे धीरे प्रतीक बन गया स्वतंत्रता या शक्ति सीमित करने के लिए। इजी इडियम है, देख सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कम क्लीन, मतलब कि टू मेक एन ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, मतलब कि पूरी सच्चाई बता देना। अब फ्रेजल वर्ब भी है ये भी। कम क्लीन का जो मतलब होता था वो खुद को दोषमुक्त करने के लिए सच्चाई को साफ साफ बता देना, अपने आप के बचाव करने के लिए सच्चाई को साफ साफ बता देना। इसका अर्थ नैतिक रूप से शुद्ध हो जाना भी माना जाता था। आजकल इसका जो यूज़ है कबूलनामे में या सच बताने के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। टू कम क्लीन मतलब कि आकर अपनी बातों को क्लीन मतलब साफ तरीके से बता देना, है ना। ऑनेस्ट डिस्क्लोजर देना, जैसे ही आकर चीज़ों को मतलब साफ साफ बता दे रहा है ना, तो पूरी सच्चाई बता देना इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कम आउट इनटू द ओपन, मतलब टू बिकम पब्लिक और एविडेंट, मतलब कि जनता के सामने आकर बोलना, खुलकर सामने आ जाना। साफ साफ आप देख पा रहे हैं। टू कम आउट इनटू द ओपन मतलब कि बाहर आना, कहीं ओपन में, बाहर कहीं खुले में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, खुलकर सामने आना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डार्क में है और ये यहाँ पर मतलब ओपन में आकर अपने आप को मतलब सबके सामने एक्सप्रेस कर रही है, मतलब कि खुली एक जगह में आ रही है, ओपन जगह में आ रही है। ठीक है। यह मुहावरा मूलतः ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था जो छुपी हुई हैं, जैसे कि योजनाएं, भावनाएं या फिर रहस्य हैं। ओपन शब्द खुली जगह के लिए यूज़ हुआ है। जब कोई बात इनटू द ओपन आती है तो उसका अर्थ होता है वह सबके सामने है और अब कोई भी छुपाव नहीं है, उसमें कोई भी हिडन चीज़ नहीं है। तो सीधा सीधा आप रिलेट कर सकते हैं। टू कम आउट मतलब आना, इनटू द ओपन ओपन आ जाना, खुले रूप में आ जाना, बिल्कुल कोई भी चीज़ बिना छुपाए सामने आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू कम राउंड। ये भी फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी का है। टू बिकम कॉन्शियस अगेन मतलब कि होश में आ जाना। अब देखो जहाँ पर राउंड का यूज़ हुआ है वो एक सामान्य किसी चक्र, किसी एक साइकिल अवस्था में वापस आने के लिए यूज़ हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति बीमारी के चक्र से बाहर आकर फिर से होश में आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा दोबारा से होश में आ जाना। ये भी होश में दोबारा से आ गया है। ठीक है। तो टू कम राउंड मतलब कि
घूम फिर कर कहीं एक ही उसी साइकिल में वापस आ जाना। तो कुल मिलाकर इसका जो चेंजेस हुए इसके अर्थ में वो बन गया एक फ्रेजल वर्ब की मतलब दोबारा से होश में आ जाना, बिकम कॉन्शियस अगेन, मतलब कि पुराने जैसी स्थिति में आ जाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्रो ओवर समथिंग, टू रेवल बॉसफुली ओवर समथिंग, मतलब कि शेखी बगाड़ना। अब देखो इसका मतलब हो जाता है अपनी बड़ाई करना, शेखी बगाड़ना। रेवल क्या होता है, मतलब आनंद लेना। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और मतलब मज़े मज़े में मतलब फेंके जा रहे हैं, मेरे पास इतना रुपया है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, खुश होकर मतलब आनंद में, ठीक है। अब देखो क्रो वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो मुर्गे की कुकड़ू को होती है क्रो, उससे जुड़ा है, जो अपनी आवाज़ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इंग्लिश में जो क्रो होता है वो मतलब घमंड से बोलने या चिल्लाने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह मुहावरा प्रचलित हुआ जब कोई जीत कर सामने वाले का मजाक उड़ाता था, तो कहा जाता था क्रो ओवर, है ना। क्रो ओवर कर रहा है मतलब कि वो तो मतलब अपनी शेखी भगार रहा है, मतलब कोई जीत कर सामने वाले का मजाक उड़ा रहा है तो मतलब सामने वाला हार हार चुका है। आप उसके सामने मतलब अपने आप को बहुत बड़ा, भले ही आप तुक्के में जीते हैं या बहुत नैरो मार्जिन से जीते हैं, लेकिन आप मतलब अपनी शेखी भगार रहे हैं कि मेरा तो जीतना फिक्स था, मेरा तो ये था, मतलब सब जानते थे मैं जीतूंगा। तो इसी तरह से कैसे, जैसे एक मुर्गा सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कभी भी वो मतलब कुकड़ू कू करता रहता है अपनी, मतलब उसका जो वो कुकड़ू कू करना होता है कहीं ना कहीं अपने आप में घमंड, क्योंकि और तो कोई नहीं बोल रहा सुबह, इतनी सुबह वो केवल मुर्गा ही बोलता है, तो उसकी कुकड़ू कू को कहीं ना कहीं एक घमंड की सेंस में रिप्रेजेंट किया गया। उसी से मतलब ये इडियम निकला, मतलब कि कोई मतलब शेखी बगार रहा है अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। तो क्रो ओवर आप जो मुर्गा है उसकी कुकड़ू कू से रिलेट करेंगे, जैसे वो सुबह को घमंड से बोलता है ऐसे ही आप भी अपनी शेखी भगार रहे हैं, घमंड से बोल रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्राई वोल्फ, मतलब हो जाता है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, मतलब कि ज़रूरत नहीं है आप फिर भी सहायता मांग रहे हैं। टू रेज ए फॉल्स अलार्म, मतलब कि झूठ मूठ का शोर मचाना। अब देखो एक कहानी आपने सुनी होगी, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, मतलब कि वो कहता है मतलब मजाक मजाक में मतलब बार बार भेड़िया आया भेड़िया आया, लोग बाग उसके पास आते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है, मतलब वो सबको परेशान करता है और मजाक में सबको बुलाता है। एक बार सच में भेड़िया आ जाता है तो अब उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, सब सोचते हैं कि इसकी तो आदत है, ठीक है, और वो वाकई में ही भेड़िया आ जाता है। तो यह मुहावरा चेतावनी देता है बार बार झूठ बोलने पर लोग अपनी सच्चाई पर भी विश्वास नहीं करेंगे। जो आप सच बोल रहे हैं, मतलब आप अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं, तो अगर आप सच बोल रहे हैं अब, तो लोग बाग उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। टू क्राई वुल्फ का मतलब हो जाता है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है, झूठ मूठ का आप शोर मचा रहे हैं, आपको सहायता की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मतलब लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वुल्फ नहीं था और लोग बाग इसकी सहायता के लिए आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वुल्फ आ गया और मतलब अब सब इसको इग्नोर करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कजल वंस ब्रेन्स, मतलब कि टू थिंक हार्ड, अकल के घोड़े दौड़ाना, अपने दिमाग पर प्रेशर डालना, दिमाग पर जोर डालना। अब देखो ये जो कजल होता है ना, इसका जो मीनिंग होता है डंडा, एक गदा टाइप होती है ना लाठी, उसको कहते हैं। तो अपने दिमाग पर लाठी बरसाना, या उस पर मतलब लाठी किस लिए यूज़ की जाती है, बच्चों को मारा जाता है लाठी से, उसका उसका डर दिखाया जाता है ताकि वो उसके प्रेशर से काम करे। ऐसे ही अपने ब्रेन पर प्रेशर डालना लाठी का, है ना, उसी सेंस में यूज़ हुआ है। कजल वन ब्रेन्स का मतलब होता है जैसे कोई अपने दिमाग को डंडे से मार रहा है, यानी दिमाग को थका देना सोच सोच कर, मतलब उस पर प्रेशर डाल रहे हैं आप, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को, दिमाग पर जोर डाल रहे हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, जैसे ये भी देख सकते हैं, ये मतलब प्रेशर डाल रहा है अपने दिमाग पर। नेक्स्ट इडियम है टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पढ़कर ही पता लग रहा है एक लॉन्ग स्टोरी है उसको शॉर्ट में बताना, कहना। टू टेल समथिंग ब्रीफली, संक्षेप में कहना इजी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबी कहानी या विवरण को बीच में ही रोककर उसका सारांश बताना चाहता था तो कहता था टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब कि वह ज़रूरी बात पर आना चाहता है बिना विस्तार में गए, मतलब कि बहुत ज़रूरी बात, मतलब बिल्कुल ब्रीफली कहना, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीज़ें कहना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कहना, है ना, चीज़ों को छोटा छोटा कहना, संक्षेप में कहना और टू द पॉइंट कहना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कट ए सॉरी फिगर, मतलब कि क्रिएटेड ए रॉन्ग इंप्रेशन, गलत छाप छोड़ना, पता ही लग रहा है पढ़कर। कट ए सॉरी फिगर, मतलब कि आपने एक बहुत बेकार, एक मतलब एक ऐसा आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सीधी सी बात है आपने एक निगेटिव मतलब अपनी एक छवि को सामने वालों के सामने रखा है ना।
जो आपके सामने हैं लोगों के, उनके सामने आपने एक निगेटिव इम्पैक्ट अपना डाला है। फिगर का मतलब है व्यक्तित्व और छवि। सॉरी का मतलब हो जाता है दयनीय और शर्मनाक। जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तब वह सॉरी फिगर बनाता है। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, सामने इसके मतलब ऑडियंस है, इसने अपना एक मतलब सॉरी फिगर बनाया है, एक मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट सामने वालों को दिया है इसने। नेक्स्ट इडियम है टू कट बोथ एंड्स, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क देना। देखते हैं इसका मीनिंग। वैसे तो ये भी कुछ कुछ आपको एक बार समझ में आ जाए तो आराम से हो जाएगा। दोनों पक्षों के खिलाफ तर्क देना या दोनों ओर से नुकसान करना, है ना, मतलब दोनों साइड आप इन्वॉल्व हैं। इस विचार से ये बना है कि अगर आप किसी चीज़ के दोनों सिरों को काटते हैं तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मुद्दे के दोनों पक्षों के खिलाफ बोलना स्थिति को और कमज़ोर कर देता है। सीधी सी बात है, आप दो साइड हैं, आपको किसी एक पक्ष की साइड तो लेनी ही पड़ेगी, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। जैसे लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरे काट दिया जाए तो वह पकड़ने लायक नहीं रहती, वैसे ही तर्क के दोनों सिरों पर हमला करने से खुद की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। देखो ये इमेज जो है ये यहाँ पर ना होकर एक यहाँ पर होनी चाहिए थी और एक यहाँ पर होनी चाहिए थी। ठीक है, थोड़ा सा वैसे एआई भी अपने इमेजेस में बग कर देता है, तो ये बग की कैटेगरी में ही है। इसको मतलब कमांड दी गई थी यहाँ की और ये मतलब बीच में लगा पड़ा है। मतलब टू कट बोथ एंड मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, मतलब जैसे दोनों एंड को कट किया जा रहा है तो वो किसी भी काम की नहीं रहेगी, है ना, मतलब उसका कोई भी सेंस नहीं रहेगी, वो पकड़ में भी नहीं आएगी और चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही टू कट बोथ एंड का मतलब हो जाता है मतलब कि दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क देना, है ना। समर्थन में आप दे सकते हैं, उसके खिलाफ दे सकते हैं, मतलब दोनों साइड आप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो दोनों ओर से नुकसान करना और दोनों पक्षों के खिलाफ तर्क देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कट माई टीथ ऑन टू गेन एक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभव हासिल करना। देखो जब शिशु के अपने पहले दांत निकलते हैं, टीथिंग कहते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम से एक एक इडियम भी आया था, तब कहा जाता है कि उन्होंने टीथ को कट किया है। ठीक है, अब देखो बच्चे के दांत निकले हैं, अब वो शुरू शुरू में क्या करता है, मतलब काफ़ी सारी जो भी चीज़ें हाथ में आती है अपने खिलौने वगैरह, उनको दांतों से कट करता है, क्योंकि जब वे दांत निकलते हैं ना उसमें एक मीठा मीठा दर्द होता है। और जब किसी भी चीज़ से मतलब या तो वो अपने मतलब अंगूठा ही या उंगली उसको काटने लगता है, कोई भी चीज़ मतलब उसके हाथ में खिलौना है वो भी काटने लगता है, तो वो उस मतलब कंफर्ट मिलता है, मज़ा आता है उस चीज़ में। तो वो मतलब धीरे धीरे इसकी जो सेंस बदली, मतलब वो अनुभव हासिल करने की सेंस इसमें कन्वर्ट हो गई, है ना। मतलब ये प्रक्रिया कठिन होती है वैसे तो, यही विचार किसी पेशेवर या व्यक्तिगत कार्य के प्रारंभिक कठिन अनुभव के लिए रूपक के रूप में इस्तेमाल होने लगा। मतलब जैसे एक बच्चे के दांत निकलते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ों को मतलब उनसे काटता है, हाथ को अपने मुंह में लेकर जाता है, चीज़ों को मतलब हर चीज़ को काटता है। ठीक है, अपने खिलौनों को, किताबों को, बुक्स को, तो सभी मतलब वो धीरे धीरे अनुभव हासिल कर रहा है। ऐसे ही ये इडियम का मीनिंग अनुभव हासिल करने, टू गेन एक्सपीरियंस की सेंस में यूज़ होने लगा। नेक्स्ट इडियम है टू कट वंस कोट्स अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। अब सीधी सी बात है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, आपने कई बार सुन रखी होगी, वही चीज़ है टू कट वंस कोट, है ना, अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। मतलब कि आप अपना कोट के लिए जो कपड़ा है उतना ही काटिए जितना आपके पास है ना, जितना पर्याप्त है। लिव विद इन वंस मीन, मतलब कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, अपनी आय के अनुसार व्यय करना। इसका संबंध दर्जी या वस्त्र सिलने की प्रक्रिया से है, जिनके पास मतलब आपके पास जितना कपड़ा हो उसी के अनुसार कोट बनाना चाहिए। यही विचार संसाधनों के अनुसार जीवन यापन का प्रतीक बन गया। इजी इडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। बात बंद करके सीधा सीधा मुद्दे पर आ जाना, एकदम काम शुरू कर देना। क्रैकल का यहाँ पर जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, व्यर्थ की आवाज़ या शोर। इस मुहावरे का प्रयोग उसी स्थिति में होता है जब कोई कहता है लेट्स कट द क्रैकल, मतलब कि अब बकवास बंद करो, या फिर अब जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ आप बेकार की बातें कर रहे हैं, बेकार का शोर कर रहे हैं, ये बातें बंद करो और असली बात पर आ जाओ। ठीक है, अब इसमें क्रैकल का वर्ड आपको मतलब जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको व्यर्थ की आवाज़ और शोर पता रहना चाहिए। और कट द क्रैकल मतलब कि ये जो बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की आवाज़ है, शोरगुल है, इसको बंद करो और सीधा सीधा पॉइंट पर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रैकल कर रहे थे और ये क्रैकल करते करते अब मेन पॉइंट पर आ गए, अपने काम पर लग गए। नेक्स्ट इडियम है टू डाई इन हार्नेस। पहले भी करा रखा है, हार्नेस किसको कहते हैं ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको। मीनिंग हो जाएगा टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, मतलब कि काम करते हुए मर जाना। अब देखो ये हार्नेस है, ये वो चीज़ होती है जो पट्टा या बेल्ट जिसमें घोड़ा गाड़ी जुड़ी रहती है, इसको कह सकते हैं हार्नेस। अगर कोई घोड़ा इन हार्नेस मर गया, मतलब इसको लगे ही कोई घोड़ा मर जाता है, तो इसका मतलब है अपने काम करते हुए मरा, है ना।
धीरे धीरे इसका प्रयोग मनुष्य के लिए भी यूज़ होने लगा। जो लोग अंतिम सांस तक काम करते रहते हैं, अपने मतलब जो उसका काम करने की जगह होती है वहाँ पर मरते हैं, तो उसको टू डाई इन हार्नेस कहते हैं, काम करते हुए मर जाना। ठीक है, देख सकते हैं इसके भी पीछे घोड़ा गाड़ी बंधी हुई थी और ये मतलब मर गया घोड़ा, तो इसको डाई इन हार्नेस कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू डू द डिशेज, मतलब कि टू वॉश एंड ड्राई डिशेज, मतलब कि बर्तन को धोना। अब देखो, वैसे तो आपको अपना डिश पता होगा, लेकिन डिश को बर्तन भी कहते हैं। ठीक है, जो डिशेज होता है मतलब ड्राई डिशेज, ये हो जाएगा बर्तनों को धोना। डिशेज को मतलब डिश को बर्तन भी कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर नहीं पता तो। ये एक सीधा सरल वाक्यांश है। जब घर के कामकाज को बांटने की बातें आम होने लगी थी तब यह इडियम बना था। डू द डिशेज का मतलब खाना खाने के बाद बर्तन धोना। यह बस एक दैनिक कार्य को दर्शाता है। डू द डिशेज मतलब कि जो बर्तन हैं आपके, जो यूटेंसिल्स हैं, उनको मतलब डू मतलब करना, उनको करो। तो थोड़ी सी सेंस ये निकल के आई इसमें कि बर्तनों को धो, है ना। बर्तनों का क्या करोगे आप, खाना खाकर, मतलब जो बेकार बर्तन हैं, जो गंदे हो जाते हैं, उनको धोओगे, है ना, वॉश करोगे। तो वही सेंस इसमें निकली है। सीधा सीधा सा इडियम बन जाता है डू द डिशेज। मतलब डिश यहाँ पर ये खाने वाली डिश नहीं है, ये बर्तन है। डू द डिशेज मतलब कि बर्तनों के साथ मतलब उनको वॉश करो, उनको ड्राई करो। ठीक है, तो बर्तन धोना इसका मीनिंग बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि इसका मीनिंग क्या था और इसका सेंस क्या निकल रही है। बस आपको थोड़ा सा डिशेज आपको देखने को मिला है। डू द डिशेज मतलब कि बर्तनों को धो। नेक्स्ट इडियम है टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, खाते में हेरफेर करना। अब जो डॉक्टर वर्ड है इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करने वाला, मिलावट करने वाला। चिकित्सक तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर इस इडियम में इसका जो मीनिंग है छेड़छाड़ करने वाला है, मिलावट करने वाला होता है। टू डॉक्टर का प्रयोग झूठा सुधार करने के लिए होने लगा, जैसे किसी दस्तावेज, रिपोर्ट, अकाउंट में तथ्यों को बदल देना, फैक्ट्स को बदल देना। टू डॉक्टर द अकाउंट्स का अर्थ हुआ जानबूझकर हिसाबों को बदल देना ताकि धोखाधड़ी की जा सके। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, देख सकते हैं आप। ये आदमी जो है ये अकाउंट्स में, ये जो अपनी बुक है उसमें, मतलब कोई एक ऑफिशियल बुक है उसमें धोखाधड़ी कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को। टू डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब ये अकाउंट्स में हेरफेर करना, मैनिपुलेशन करना। नेक्स्ट इडियम है टू ड्रा द लॉन्ग बो, मतलब हो जाता है टू एग्जैजरेट, मतलब कि बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को कहना। लॉन्ग बो क्या होता है, धनुष। ठीक है, इंग्लैंड से आया है, जहाँ अंग्रेज जो धनुर्धारी होते थे लंबी दूरी तक तीर चलाने में माहिर थे। कहा जाता था कि कोई लॉन्ग बो से कितनी दूरी तक निशाना लगा सकता है। ये एक मतलब टारगेट होता था, कोई कितनी दूर मतलब अपने लॉन्ग बो से निशाना लगा सकता है। पर कई लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बता देते थे। मतलब उस टाइम एक कहते हैं ना, जैसे अभी के लिए क्रिकेट बहुत फेमस गेम है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं तो इतना लंबा छक्का मार दूंगा, मतलब बिल्कुल जो मतलब ग्राउंड है उससे बाहर। ऐसे ही उस समय जो तीरंदाजी थी उस चीज़ में मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो वहाँ पर पूछते थे कि कोई कितनी दूर तक निशाना लगा सकता है। ऐसे ही लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए कहते थे कि मैं तो मतलब इतनी दूर लगा सकता हूँ, मतलब कई किलोमीटर तक का मैं निशाना लगा सकता हूँ। इसलिए ड्रा द लॉन्ग बो का मतलब हो गया बातों को खींचना। ड्रा क्या होता है, मतलब कि किसी चीज़ को ड्रॉ करना। अब लॉन्ग बो मतलब जो धनुष है उसके बारे में बात चल रही है, उसको खींचना, बढ़ा देना, एग्जैजरेशन करना चीज़ों को। तो अपनी धनुष की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बता देना। टू ड्रा द लॉन्ग बो, लॉन्ग बो मतलब वही हो जाएगा धनुष, और ड्रा मतलब कि उसको आप खींचे जा रहे हैं, उसको ड्रा कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं मैटर को। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू ईट ए हम्बल पाई। मीनिंग हो जाता है टू एक्सेप्ट डिफीट, सफ़र ह्यूमिलिएशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, टू अपोलोजाइज हम्बली। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाते हैं, समझ में आपको आ ही गए होंगे। हार स्वीकार करना, सफ़र ह्यूमिलेशन मतलब आप पीड़ित, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब अपने आप पर ह्यूमिलेट कर देना, मतलब ह्यूमिलेशन को एक्सेप्ट करना, सफ़र करना। टू मतलब हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, मतलब कि किसी के प्रेशर में आकर मतलब हार मान लेना, है ना। टू अपोलोजाइज मतलब हम्बली मतलब हार मान लेना, और मतलब क्षमा मांगना, अपोलोजाइज। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये हम्बल है इसको अम्बल्स होता था ये शुरू में। जो इसका मीनिंग था वो था जानवरों की अंदरूनी अंग जो होते थे उनको कहते थे अम्बल्स, है ना। उनसे एक पाई बनती थी। पाई मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डिश होती थी, और वो जो अम्बल्स थे मतलब जानवरों के जो अंदरूनी अंग, इंटरनल ऑर्गन होते थे, उनसे वो पाई बनती थी, जिसे गरीब लोग खाते थे बेसिकली। ठीक है,
गरीब लोग खाते थे। अब अम्बल पाई धीरे धीरे हम्बल पाई में बदल गया। इससे मुहावरा बना ईट हम्बल पाई। मतलब देखो हम्बल पाई जो था ये मतलब गरीब लोग खाते थे। अब किसी को अगर हम हम्बल पाई खिलाई जाए तो सीधी सी बात है उसने अपना घमंड को निगल लिया है, नम्रता से अपनी गलती मान ली है ना। वो ह्यूमिलेट किया जा रहा है क्योंकि उसको अम्बल पाई खिलाई जा रही है या फिर हम्बल पाई खिलाई जा रही है, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसने हार मान लिया। कुल मिलाकर देखो हर कोई अच्छा खाना पसंद करता है। अब कोई ऐसा बेकार खाना क्यों पसंद करेगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब थर्ड ग्रेड का हो, बेकार क्वालिटी का हो। तो वैसा ही वो हम्बल पाई होती थी। अब किसी को आप हम्बल पाई खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसने हार मान ली है, उसको जो दिया जा रहा है वो खा रहा है। तो सीधा सी बात है आप उस ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको, है ना। उसने मतलब हर चीज़ एक्सेप्ट कर लिया जो आप दे रहे हैं, उस वो खा ले रहा है ना। देख सकते हैं मतलब इसका चेहरा उतरा हुआ है। इसने मतलब अपोलोजाइज़ किया है, इसने मतलब क्षमा मांगी है, हार मान ली है और ये हम्बल पाई खाने को भी तैयार है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू ईट वंस ओन वर्ड्स। मतलब हो जाता है फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट। मतलब कि अपने शब्द वापस लेना। सीधा सीधा पढ़कर पता लग रहा है टू ईट वंस ओन वर्ड मतलब कि आप अपने वर्ड्स जो खुद के वर्ड्स थे उनको खा रहे हैं, मतलब वापस ले रहे हैं। वापस लेने की सेंस में यूज़ हुआ है। ईट वंस वर्ड का प्रयोग तब किया जाता था जब कोई व्यक्ति ज़ोर शोर से कुछ कहता था लेकिन बाद में उसे गलत साबित होना पड़ता था और उसने अपने ही शब्दों को निगलने जैसा महसूस होता था, है ना। मान लो आप बहुत ज़ोर शोर से किसी चीज़ के कॉन्फिडेंस लेकर किसी चीज़ को कह रहे हैं और आप गलत साबित हो गए तो आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, निगलने पड़ेंगे, है ना। निगल जाएंगे आप उनको। ईटिंग शब्द का प्रयोग यहाँ अपमानजनक अनुभव दर्शाने के लिए यूज हुआ है ताकि आप अपने शब्द वापस ले सकें और अपमानजनक फील करें, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा मतलब कि अपने शब्द वापस लेना। देख सकते हैं इसने बहुत सारी बात कही थी और इसे अपने ही बातों को अब निगलना पड़ रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू एंड इन स्मोक। मतलब कि टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। धुएं में उड़ना, कोई भी परिणाम न निकलना। बंदूक से इसका सीधा संबंध है। बंदूक की बारूद और आग से है इसका संबंध। जब बंदूक चलती नहीं है लेकिन सिर्फ धुआं निकलता है तो उस प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं निकलता, ठीक है। अब आपने मतलब ट्रिगर तो दबाया लेकिन बंदूक नहीं चली, केवल धुआं निकला, तो इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ। इसी तरह कोई बड़ी योजना आशा धुएं में बदल जाए यानी पूरी तरह से बेकार हो जाए, यह सोचकर यह मुहावरा बना कि कोई चीज़ मतलब कि धुएं में उड़ गई है तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है। जैसे ये है ट्रिगर इसने दबाया लेकिन बंदूक ना चल के इसमें से केवल धुआं निकला, तो इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, धुएं में चीज़ें उड़ गई हैं। नेक्स्ट इडियम है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। मीनिंग हो जाता है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। मतलब कि हर संभव अवसर ढूंढना, प्रयास करना। इजी इडियम है। एवेन्यू का जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है रास्ता, विकल्प। अब हर विकल्प को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप हर संभव अवसर को ढूंढ रहे हैं। मतलब जितने भी आपके पास आइडियाज़ हैं उसको मतलब ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दर्शाता है जब कि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हर दिशा में सोच रहा है, ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति शहर की हर गली में जाकर रास्ता खोजता है। देख सकते हैं आप इसके पास मतलब जितने भी एवेन्यू है, जितने भी इसके पास विकल्प है, सबको ये देखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू फैन द फ्लेम्स। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। स्थिति बदतर करना। सीधा सीधा पता लग रहा है। फैन, टू फैन मतलब पंखा चलाना, हवा करना किसको, फ्लेम्स को। तो मतलब आप आग में और मतलब आग को हवा दे रहे हैं, मतलब कि स्थिति को और बदतर कर रहे हैं। आग के संदर्भ में आया है जब हम आग को और हवा देते हैं, फैन करते हैं तो वह भड़क उठती है। इसी तरह जब कोई समस्या में उलझे हुए हालात में और उत्तेजना मतलब डालता है तो वह फ्लेम्स यानी तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देती है। देख सकते हैं आप मतलब कि ये आग को फ्लेम्स को फैन दे रहा है तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। नेक्स्ट इडियम है टू फील एट होम। अब देखो आप घर में, आप पूरी दुनिया घूम कर आ जाओ, आप घर में सबसे अच्छा, सबसे सेफ, सबसे कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वही इसके पीछे का एक कंटेक्स्ट है। टू फील एट होम मतलब ऐसा फील करना जैसे आप घर में हों। टू फील ईजी एंड कंफर्टेबल अपने घर की तरह अनुभव करना। फील एट होम इसका अर्थ था जैसे कोई अपने घर में होता है, जहाँ पूरी तरह से आराम में होता है, बिना झिझक के रहता है। इसी भावना को किसी नई या अजनबी जगह पर आत्मीयता महसूस कराने के लिए यूज़ किया जाने लगा। इजी इडियम हो जाएगा। देख सकते हैं इसको, जैसे ये है मेहमान बनकर आया है लेकिन ये फील एट होम मतलब कि अपने घर जैसा ही फील कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू फाइंड टूथ एंड नेल। इजी इडियम है ये भी। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। टू फाइट फ्यूरियसली एंड फियर्सली विद ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। एडी चोटी का जोड़ लगाना पूरी ताकत से।
अब देखो लड़ाई पर आधारित है, लड़ाई के दृश्य पर आधारित है। जब कोई जानवर अपने दांत, टूथ और जो नेल होते हैं, नाखून, उनका उपयोग करता है लड़ाई में, तो वह जान बचाने या हमला करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा होता है। इसी से यह मुहावरा बना, जब कोई इंसान टूथ एंड नेल से लड़ता है तो वह अपनी पूरी ताकत, हिम्मत और जिद से लड़ाई करता है। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। फाइटिंग टूथ एंड नेल मतलब ये दोनों जानवर अपने टूथ से और अपने दांतों से, अपने नाखूनों से लड़ रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। अब इसका जो मीनिंग हो जाता है टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब कि डिस्टर्बेंस से प्रॉफिट निकालना। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन मतलब बेकार सिचुएशन से भी फ़ायदा प्राप्त करना, परेशानी में फ़ायदा उठाना, किसी की स्थिति का लाभ उठाना और पराई आग में हाथ सेकना। अब देखो टू फिश इन ट्रबल वाटर पढ़कर आपको ये पता लग रहा है कोई मछली है जो ट्रबल वाटर में है, ये वही है। अब देखते हैं कैसे। सीधे सीधे मछली पकड़ने की प्रथा से इसका मतलब बना है ये। मूल विचार ये है, जब पानी अशांत होता है, गंदा होता है, उतल पुतल भरा यानी कि ट्रबल्ड होता है, तो मछली उस समय भ्रमित हो जाती है। उसको पता नहीं लगता हो क्या रहा है, भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, घबरा जाती है। या उन्हें पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब पानी शांत होता है तो वो जब एक कांटा गिरता है जैसे ये, मछली उसको भाप जाती है या पहचान जाती है, जो भी है वो मतलब उससे दूर भाग जाती है। लेकिन जब ऑलरेडी पानी अशांत है, गंदा है, उथल पुथल भरा है, तो उसको पता नहीं लगता क्या हुआ। अब जैसे ही वो कांटा आया नीचे, उसमें खाना बंधा है, वो उसको खा जाती है, तो वो पकड़ी जाती है, क्योंकि उनका जो सामान्य वातावरण था बाधित हो गया है ना। अपनी कंफर्ट सिचुएशन से वो मतलब अब चीज़ें बेकार हो चुकी हैं मछली के लिए। तो मछुआरे ऐतिहासिक रूप से इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी पकड़ बढ़ा देते थे। ट्रबल्ड वाटर में वो और ज़्यादा मतलब मछली पकड़ते थे। जैसे गंदे पानी में मछली पकड़ना आसान होता है, वैसे ही अशांत माहौल में अपना उल्लू सीधा करना कुछ लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। मामला बिगड़ा हुआ है और कुछ लोग उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर झलकती है। और मतलब फ़िश इन ट्रबल वाटर के कंटेक्स्ट में इसको उठाया गया है, मतलब कि अपना फ़ायदा उठाना, जैसे उस मछली पकड़ने वाले ने ट्रबल वाटर का फ़ायदा उठाया था। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू फ्लॉग या फिर बीट ए डेड हॉर्स, मतलब कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, ए फ्यूटाइल एफर्ट मतलब कि एक व्यर्थ का एफर्ट, असंभव प्रयास करना, मुद्दे में जान डालने की कोशिश करना। अब देखो इसका तात्पर्य यह है, जैसे घोड़े की मृत्यु हो चुकी हो किसी, उसे मारते रहने से वह फिर से नहीं दौड़ेगा, यानी कि अब वह प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स या फिर बीट, किसी को मारना पीटना, किसी डेड हॉर्स को, वो एक बेकार की बात है, व्यर्थ का काम है, असंभव आप प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ इसका मीनिंग बन जाती है। इसको मतलब आप मार पीट रहे हैं कि आगे बढ़, उठ चल, मतलब तेरे ऊपर चढ़ के चलूँगा, तो ये मतलब बीट ए डेड हॉर्स कर रहा है, मतलब कि एक मरे हुए हॉर्स को जगाने की कोशिश कर रहा है, एक मतलब व्यर्थ का काम है, असंभव काम है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू फॉर्म एट वंस माउथ, मीनिंग हो जाता है टू गेट वेरी एंग्री, टू बी एंडेज्ड एंड शो इट, आंख बबूला होना, क्रोधित होना। अब देखो फॉर्म, किसी के मुंह में फोम आ जाना। देखो ये जो एक मतलब कह सकते हैं कंटेक्स्ट है, ये काफ़ी जगह देखा जाता है, ठीक है। इडियम का आधार चिकित्सा और व्यवहारिक लक्षणों पर है। मिर्गी के दौरे में, गहरे क्रोध में कुछ लोग मुंह से झाग छोड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब गुस्से में कुछ लोग मतलब झाग छोड़ते हैं मुंह से। यह मुहावरा प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और बाद में आम भाषा में भी आया। अब यह मुहावरा गुस्से की चरम स्थिति को दर्शाने के लिए रूपक के रूप में यूज़ होने लगा, ठीक है। किसी के मुंह से मतलब फोम निकल रही है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गेन ग्राउंड, मतलब कि टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना। ग्राउंड और गेन पता लग रहा होगा पढ़कर, सैन्य भाषा से आया है, जहाँ पर ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर अधिकार करना सफलता का संकेत होता था। धीरे धीरे यह किसी क्षेत्र में सफलता या लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसे देख सकते हैं गेन ग्राउंड करता जा रहा है, मतलब गेन करना, प्राप्त करना, बढ़ाना, ग्राउंड को मतलब भूमि को, ज़मीन को, अपनी को बढ़ाना, प्रगति करना उस पर, मतलब उस पर अधिकार करना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गैदर रोजेज ओनली, मतलब कि टू सीक ऑल एन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन के सभी सुख की कामना करना। जो गुलाब होते हैं, रोजेस होते हैं, वे सुंदरता, प्रेम और आराम के प्रतीक होते हैं। यह मुहावरा उन लोगों पर लागू होता है जो केवल जीवन की अच्छी चीज़ें चाहते हैं और किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचना चाहते हैं, है ना। टू गैदर रोजेज ओनली मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें चाह रहे हैं वे, केवल रोज़ ही रोज़ चाह रहे हैं, गुलाब ही गुलाब वे चाह रहे हैं। इसका अर्थ था कि जीवन के अच्छे क्षणों का आनंद लो जब तक समय है,
बाद में यह विचार सिर्फ आरामदायक अनुभव की तलाश तक सीमित हो गया। जीवन के सभी सुख की कामना करना, टुगेदर रोजेज ओनली। इजी इडियम है, आपको पढ़कर पता भी लग रहा होगा, क्योंकि रोज जो हैं वो कहीं ना कहीं आराम के, प्रेम के और सुंदरता के सूचक हैं। नेक्स्ट इडियम है टू गेट अवे विद। फ्रेजल वर्ब है और मीनिंग हो जाता है टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, पलायन कर जाना, बच निकलना कहीं से। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, सीधा सा मतलब है। और विद जब इसके साथ जुड़ता है तो मीनिंग बन जाता है कोई व्यक्ति किसी अपराध या गलती से सजा मतलब बिना सजा पाए तब निकल गया है। ठीक है, किसी ने अपराध किया, गलती की, मिलनी सज़ा चाहिए, लेकिन वो बिना सज़ा पाए निकल चुका है, मतलब कि पलायन कर जाना, बच निकलना किसी चीज़ से। टू गेट अवे विद फ्रेजल वर्ब है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। समझ में आ चुका होगा वैसे, गेट अवे भी मतलब भाग जाना के सेंस में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गेट कोल्ड फीट। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, घबराहट होना। जब सैनिक युद्ध में जाने वाले होते थे तो घबराहट, डर, अत्यधिक ठंड में खराब रक्त संचार के कारण, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उस कारण पैर सचमुच में ठंडे पड़ जाते थे। यह शारीरिक सनसनी, साहस की कमी या खतरनाक स्थिति से बचने की इच्छा से जुड़ गई थी। मतलब घबराहट होना, ये आप एक नॉर्मल एक फिनोमिना है, आप इसको फील भी कर सकते हैं। जब पैर ठंडे होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं घबराहट भी हो जाती है, पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसको भी बच्चों की याद आ रही है, और मतलब इसके जो पैर हैं वो कोल्ड फीट वाले हो गए हैं और इसको घबराहट हो रही है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस, मतलब कि हार्श ट्रीटमेंट देन रिवार्ड्स, मतलब कि अत्याचार करना। जो किक्स होती है वो मतलब किक लगना, किसी को अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, पीड़ा को दर्शाता है। हाफ पेंस क्या होता है? जो आधा पैसा होता है उसका सिक्का। ठीक है, बहुत छोटी एक और मामूली रकम होती है, मामूली राशि होती है, जिससे यहाँ छोटे मोटे इनाम या लाभ का संकेत दिया गया है। इसका इस्तेमाल उस स्थिति में होता है जहाँ कोई व्यक्ति बहुत कुछ सहता है, मेहनत करता है, पर उसे प्रतिफल के रूप में सिर्फ निंदा मिलती है, परेशानी मिलती है, नुकसान ही मिलता है, और बहुत कम सम्मान मिलता है, बहुत कम ही लाभ मिलता है। ठीक है, टू गेट मोर किक्स मतलब कि और भी ज़्यादा अपमान, पीड़ा को सहना, देन हाफ पेंस मतलब कि आपको पैसे वैसे तो मतलब नहीं मिल रहे हैं, उसकी कंपैरिजन में आपको किक्स ही किक्स मिली जा रही है, अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है। ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं सीधा सीधा इससे भी, इमेज से भी, और मतलब कंटेक्स्ट से भी। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गेट वंस ऑन बैक, मतलब कि टू गेट वंस रिवेंज। ये भी कुछ अभी पहले जैसा ही है जैसे हमने पहले वाला किया था। वंस ऑन बैक का मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा या अधिकार को फिर से प्राप्त करना, खासकर जब किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, आप उसे उसी तरह से जवाब देते हैं। टू गेट वंस ऑन बैक मतलब कि अपना पुराना मतलब बदला लेना, रिवेंज लेना। तो आप ये भी थोड़ा सा इजी ही बैठेगा, मतलब कि अपना बैक, ऑन बैक जो आपके साथ हुआ है वो मतलब उसका बदला लेना। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये भी मतलब इसके साथ जैसे पहले चीज़ें हुई थी, अब ये उसका बदला ले रहा है, अपना रिवेंज ले रहा है ना। अपना बैक मतलब कि ऑन बैक मतलब वापस लेना अपने साथ हुई हुई चीज़ों को। ठीक है, मतलब कि आप बदला लेना चाह रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गिर्ड अप द लॉयंस। लॉयंस, अब देखो यहाँ पर लॉयंस है एक वर्ड, और एक यहाँ पर है गर्ड। गर्ड का मतलब होता है बांधना। अब जो ये लॉयंस होता है ना, ये होता है मतलब जैसे साउथ में लुंगी पहनते हैं ना लोग, धोती भी पहनते हैं अपने इधर, तो मतलब वही चीज़ हो जाती है जो मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको मतलब लॉइंस कहते हैं। और गिर्ड मतलब बांधना हो जाएगा। मीनिंग हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कमर कस लेना या फिर कठिन मेहनत के लिए तैयार रहना। अब देखो बाइबल से आया है। पुराने ज़माने में लोग लंबे चोगे, रोब्स जिनको कहते थे, वो पहनते थे जो दौड़ने या मेहनत करने में बाधा डालते थे। या फिर आप इसको धोती या लुंगी से भी रिलेट कर सकते हैं, वो भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत देंगे भागने में, है ना। जब कोई कठिन कार्य करने निकलता था तो वह अपने चोगे को कमर में कसकर बांध लेता था, जिसे गिर्डिंग अप वंस लॉइंस कहा जाता था। बाइबल में इसका उपयोग आत्मबल और तैयारी के प्रतीक के रूप में होने लगा। अब देखो सीधा सा बात है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मान लो किसी ने धोती पहन रखी है और मतलब उसको भागना है किसी के पीछे, तो वो धोती ऊपर कर लेगा, मतलब कमर कस रहा है वो चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, मतलब कि भागने दौड़ने के लिए। ठीक है, कठिन मेहनत करने के लिए वो तैयार हो रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब कि टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, मतलब हो जाएगा दुश्मन की भी प्रशंसा करना, मतलब कि एनकरेजमेंट देना किसको, एनिमी को,
टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, मतलब कि किसी को क्रेडिट देना, किसी को आप मतलब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। इवन ए नोटोरियस, आपको पता है कि वो मतलब कुख्यात है, नोटोरियस है, ठीक है, तब भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो दुश्मन की प्रशंसा करना इसका मीनिंग हो जाएगा। कंटेक्स्ट देखते हैं, शैतान को उसका हक देना या बुरे को भी उसका सही श्रेय देना, क्रेडिट देना। इसमें बताया गया कि अगर कोई दुश्मन बुरा इंसान भी कुछ सही कर रहा हो या उसकी कोई विशेषता हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। यह न्याय भावना, फेयरनेस और वस्तुनिष्ठता, मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाता है। सीधा सा इसका मीनिंग है, ठीक है, मतलब कि किसी शैतान की अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करना, उनको क्रेडिट देना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू गो मनानास, मतलब कि टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, बिकम इरेशनल, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना। जो बंदर होते हैं उससे रिलेट किया गया है। जैसे बंदर को केला मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्रेजी हो जाता है, मतलब या फिर केले को देखकर भी पागल हो जाता है, तो उसी से इडियम बना है। आमतौर पर माना जाता है यह मुहावरा इस अवलोकन से आया है कि बंदर केले मिलने पर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं। बंदर केले को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जब उन्हें केले मिलते हैं तो वे अत्यधिक खुशी और उत्साह दिखाते हुए उछलने कूदने लगते हैं। इसी जंगली और अनियंत्रित व्यवहार को गो बनानास के रूप में व्यक्त किया गया और ये बन गया इडियम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाना से भी रिलेट कर सकते हैं, एक्साइटेड से भी रिलेट कर सकते हैं, एंग्री से भी रिलेट कर सकते हैं, रेशनल क्रेजी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो चुके हैं, मतलब एक्साइटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गो नट्स, मतलब कि टू बिकम क्रेजी, पागल हो जाना। अब जो नट होता है वो बेसिकली हम अखरोट के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे जो ये अखरोट होता है, इसका खोल, जो इसका कवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त होता है, लेकिन नट को मानसिक अस्थिर व्यक्ति, क्रेजी पर्सन के रूप में, स्लैंग के रूप में यूज़ किया जाने लगा। मतलब ही इज़ नट, जब हम किसी को कहते हैं कि वह पागल है। अब देखो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे इसने नट अपने सिर पर नट मतलब पहन रखा है, मतलब उसकी बुद्धि उसका जो सिर है उसका नट की तरह है। मान लो हम कहते हैं ना कि तेरे दिमाग में कुछ बुद्धि है नहीं, ऐसे ही उसकी बुद्धि उसके नट के कवर की तरह है। अब नट क्या हो गया, अखरोट, अखरोट का खोल क्या हो गया, है ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और मतलब किसी की बुद्धि आप उस मतलब नट की तरह कह रहे हैं, उस खोल की तरह कह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कहीं ना कहीं उस मतलब वो पागल आदमी होगा, वो क्रेजी आदमी होगा, वो कुछ भी सेंस से, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं। अब बुद्धि की जगह क्या है, मतलब नट का कवर जो कि बहुत हार्ड होता है। जब कोई व्यक्ति अचानक गुस्से, खुशी या तनाव में नियंत्रण खो देता है तब कहा जाता है कि वह नट्स हो गया, मतलब कि उसकी बुद्धि उसके नट जैसी हो गई। इसका प्रयोग विशेषकर युद्ध, वर्ल्ड वार और सेकंड में किया गया। वर्ल्ड वार में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों के लिए भी इसका यूज़ किया गया, ठीक है। टू गो नट्स, मतलब कि किसी की जो बुद्धि है वो नट्स जैसी हो गई है, उसके आवरण जैसी हो गई है, मतलब वो पागल हो चुका है, क्रेजी हो चुका है। यहाँ पर भी इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू गो ऑफ द एयर, टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग रेडियो और टीवी प्रोग्राम, प्रसारण को बंद कर देना। ये इडियम तब अस्तित्व में आया जब रेडियो और बाद में टेलीविज़न का प्रसारण शुरू हुआ। जब कोई प्रोग्राम या स्टेशन प्रसारण समाप्त करता था तो उसे कहा जाता था कि वह ऑफ द एयर चला गया, मतलब कि वो जो चीज़ें व्याप्त थी एयर में उससे ऑफ चला गया है, मतलब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। आजकल इसका इस्तेमाल किसी के बोलना बंद कर देने या फिर चर्चा से हट जाने के लिए भी होता है। टू गो ऑफ द एयर, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप इस कंटेक्स्ट से। जब कोई मतलब प्रोग्राम बंद होता था, समाप्त होता था, तो उसे ऑफ द एयर कहा जाता था। वहीं से ये चीज़ निकली है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट एंडेड, दिस प्रोग्राम हैज़ एंडेड, मतलब कि टू गो ऑफ द एयर हो गए हैं, ऑफ द एयर हो चुका है वो। टू गो रेड इन द फेस, मतलब कि टू फील एम्ब्रास्ड, मतलब कि शर्मिंदा महसूस करना। अब जब कोई व्यक्ति शर्मिंदा होता है या बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसकी रक्त धमनियाँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, चेहरे के त्वचा के पास फैल जाती हैं, जिससे चेहरा लाल दिखाई देता है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया इडियम का मूल बनी, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसका चेहरा लाल हो चुका है, ये शर्मिंदा महसूस कर रहा है। जब आप भी कहीं मतलब एम्ब्रासमेंट को फील करते हैं तो आप भी देखे होंगे, फील करे होंगे कि आपका चेहरा लाल हो जाता है और थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो जाता है ना। कुछ चीज़ें मतलब शर्मिंदा कर रही हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गो स्कॉट फ्री, मतलब कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट या फिर अनपनिश्ड, सज़ा दंड से छुटकारा पाना। अब देखो स्कॉट जो था वो इंग्लैंड में एक अनिवार्य कर था, एक टैक्स था
जो गांव या शहर के निवासियों पर उनकी संपत्ति के आकार या भूमि के विस्तार के अनुपात में लगाया जाता था। मतलब जिसकी ज़्यादा संपत्ति होती थी, जिसकी जितनी बड़ी भूमि होती थी, उस पर ज़्यादा लगाया जाता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें किसी कारणवश यह कर नहीं चुकाना पड़ता था, क्योंकि अक्सर उनके पास जो उनके घर होते थे ऐसी प्रतिकूल जगह पर बने रहते थे, ऐसी अनफेवरेबल जगह पर रहते थे जहाँ पानी नहीं था, जहाँ बाढ़ का खतरा था। तो ऐसे लोगों को स्कॉट फ्री कहा जाता था। मतलब आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कॉट फ्री हैं, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ था कर से मुक्त। समय के साथ इस शब्द का अर्थ व्यापक, बहुत ज़्यादा वाइड हो गया। कर से मुक्त होने का अर्थ था दंड या दायित्व से मुक्त होने लगा, है ना। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब हो गया किसी भी प्रकार के दंड, सजा या वित्तीय दायित्व से बच निकलना, इसका मीनिंग हो गया। मेरे हिसाब से आप इस कंटेक्स्ट को नहीं भूलेंगे, इस कहानी को नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जितने भी यहाँ पर खड़े हैं ये सभी स्कॉट फ्री हैं, इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सजा, दंड या दायित्व से बच चुके हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गो द वॉल हॉग, मतलब कि टू डू समथिंग एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल, पूरी तरह से करना। अब देखो इंग्लैंड से ही आया है, इसका संबंध सुअर से है। सुअर को हॉग कहा जाता था। उस समय एक धार्मिक बहस ये होती थी कि क्या किसी जानवर को आंशिक रूप से खाना धार्मिक रूप से ठीक है, या फिर उसका सिर्फ मांस खाना, बाकी अंग नहीं, है ना। इस बहस में सुअर का उदाहरण बहुत ज़्यादा लिया जाता था, क्योंकि यह इस्लाम और यहूदी धर्मों में वर्जित है। एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी गई जिसका नाम था द वॉल हॉग, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप सुअर का कोई एक हिस्सा खा सकते हैं तो फिर पूरा ही क्यों नहीं खा लेते, यानी या तो पूरा लो या फिर कुछ मत लो। यहीं से यह कहावत निकली, टू गो द वॉल हॉग, मतलब कि कुछ भी पूरी तरह से करना, आधा अधूरा नहीं करना। मेरे हिसाब से आप कंटेक्स्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। तो टू गो द वॉल हॉग का मतलब हो जाता है पूरी तरह से करना, कोई भी चीज़ आधा अधूरा नहीं यूज़ करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से करना। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हॉग है, जो सुअर है, उसी से इसका रिलेशन है, मतलब कि पूरी तरह से उसको खाना। मतलब टू गो द होल हॉग मतलब कि किसी चीज़ को पूरी तरह से करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गो टू समबडीज हेड, मतलब हो जाता है इसका टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट, मतलब कि कोई आपका जजमेंट है, कुछ आपने जज किया है चीज़ों को, उनका डैमेज हो जाना या फिर वीकन हो जाना। या फिर कह सकते हैं टू मेक समवन डिजी। डिजी क्या होता है, मतलब चक्कर आ जाना, एक तरह से चकराना, सिर चकराना, आप अस्थिर हो रहे हैं, ठीक है। या फिर स्लाइटली ड्रंक, वही चीज़ हो जाती है, मतलब आप मतलब नशे में, सिर चढ़ रही है आपके कोई चीज़, ठीक है। कंटेक्स्ट देखते हैं इसका। इसकी जो शुरुआत है शराब से जुड़ी एक अभिव्यक्ति के रूप में हुई थी। पहले इसका इस्तेमाल तब किया जाता था जब शराब पीने के बाद किसी के होश उड़ जाते थे, यानी शराब सिर पर जब चढ़ जाती थी, सिर पर चढ़ जाती थी, जिससे व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता था। उस समय इसको यूज़ किया जाता था, और इसको मतलब इसका इजाद भी वहीं से ही हुआ है, ये इडियम बना भी वहीं से ही है। धीरे धीरे इसका अर्थ मेटाफोरिकल रूप में इस्तेमाल होने लगा। जब कोई तारीफ, सफलता या ताकत किसी के दिमाग पर हावी हो जाती है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे शराब का असर हो जाता है हमारे दिमाग पर, ठीक है। वैसे ही कोई चीज़ जब हमारे सिर चढ़कर बोलती है, मान लो आपकी नौकरी लगी है तो आप हवाओं में हैं, आपके सिर चढ़कर वो बोल रही है, मानो आपको एक तरह का नशा हो गया है ना। तो तब कह सकते हैं हम टू गो टू समबडीज हेड, मतलब कि उसके सर चढ़कर वो चीज़ बोल रही है, मानो उसके सिर पर एक नशा चढ़ गया है, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसको भी मतलब किसी चीज़ का इसको नशा हो रहा है, वो नशा कैसा है, जैसे इसने शराब पी ली हो, और नशा किस चीज़ का है, मान लो जैसे इसको कोई मतलब प्राइज़ मिला है, किसी चीज़ में इसको ख्याति मिली है, तो वहाँ पर ये मतलब वो चीज़ उसके सर चढ़कर बोल रही है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा टू गो टू द डेवल, मतलब हो जाता है टू बी इन एन एक्सट्रीमली और इंक्रीजिंगली बैड और रुइनियस कंडीशन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होना। एक्सट्रीमली एंड इंक्रीजिंगली बैड मतलब बहुत ज़्यादा जो बेकार बदतर होती जा रही है, ठीक है। अब जो डेविल है, शैतान, उसको पारंपरिक रूप से बुराई, विनाश और नरक से जोड़ा जाता है, आपको पता ही होगा डेविल का। इसलिए जब कोई कहता था कि लेट हिम गो टू द डेवल, तो उसका मतलब होता था कि उसे बर्बाद होने दो, उसको जाने दो, वो अपनी तबाही की राह खुद चुन रहा है, उसको जाने दो, बर्बाद होने दो। यह मुहावरा अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता था जब कोई व्यक्ति चेतावनियों की अनदेखी करके गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो, या फिर जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव, निर्णय, व्यवहार के कारण अपना जीवन खुद खराब कर रहा हो, तो तब कहा जाता था कि गो टू द डेवल, मतलब कि इसको डेवल के पास जाने दो, बुराई के पास जाने दो, विनाश होने दो। उसका मतलब आप जब किसी से परेशान हो जाते हैं ना, तब कहते हैं इसको तो मरने दो, है ना। तो गो टू द डेवल वहाँ पर यूज़ हो जाएगा, मतलब कि बुरे हालातों में इसको जाने दो, है ना। लेट हिम गो टू द डेवल मतलब कि उसको बर्बाद होने दो।
देख सकते हैं ये मतलब ये बुराई के रास्ते पर, डेविल के रास्ते पर आता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मतलब एट लास्ट अंत में जाकर ये डेविल के पास गिरेगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गो या फिर टू रन अराउंड इन सर्कल्स, मतलब कि टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्रिवियल थिंग्स, मतलब कि आप समय खराब कर रहे हैं सूक्ष्म सी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, आप किसी चीज़ को करते जा रहे हैं बिना किसी परिणाम को प्राप्त किए। मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, किसी डिस्कशन या आर्गूमेंट पर कोई भी प्रोग्रेस ना कर पाना। फालतू काम में समय बर्बाद कर रहे हैं आप। इसका जो आधार है शारीरिक और मानसिक भ्रम पर आधारित है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी समस्या को हल करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वही बात दोहराता है और आगे बढ़ नहीं पाता तो कहा जाता है कि वह गोल गोल घूम रहा है। अब कोई गोल गोल घूमेगा तो कहीं ना कहीं वो एक चक्कर पर ही घूम रहा है, कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई सीधी रोड होती तो वो सीधी सी बात है आगे बढ़े, लेकिन गोल गोल घूमना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका शाब्दिक चित्रण आप एक घोड़े या जानवर के उदाहरण से समझ सकते हैं जो रस्सी से बंधा हो, उसी जगह गोल गोल चक्कर लगाता रहे। जैसे यहाँ पर वो बंधा है और गोल गोल मतलब घूमता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो गोल गोल चक्कर लगाता रहे, कभी भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाएगा और नहीं कोई प्रगति कर पाएगा। तो गो या फिर रन अराउंड इन सर्कल, मतलब कि आप समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली करना तो बेकार हो जाता है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हेल फॉर्म, मतलब हो जाता है टू कम फॉर्म, उत्पन्न होना। अब देखो हेल का मतलब क्या होता है, वैसे तो हेल का मतलब आपने सुना होगा ओलावृष्टि, जब ओले पड़ जाते हैं बहुत तेज़, है ना। लेकिन हेल का मतलब यहाँ पर नमस्कार, अभिवादन या फिर स्वागत करने की सेंस में भी मतलब यूज़ होता है। तो वही है यहाँ पर हेल का अर्थ होता है टू ग्रीट, मतलब कि अभिवादन करना। धीरे धीरे यह अभिवादन करने की प्रक्रिया से बदलकर किसी स्थान से होना की सेंस में यूज़ होने लगा, जैसे कोई किसी स्थान से आकर अपना परिचय दे रहा हो, ठीक है। पुराने समय में जब लोग दूर दराज से यात्रा करके आते थे तो वे कहते थे आई हेल फ्रॉम, यानी कि मैं उस स्पेसिफिक जगह से आया हूँ। यहीं से इसका आधुनिक उपयोग शुरू हुआ, मतलब कि आप कहीं किसी जगह से आ रहे हैं तो मतलब आपका इसका इडियम का मीनिंग हो जाएगा टू कम फ्रॉम, आप किसी स्पेसिफिक जगह से आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे आई हेल फ्रॉम, है ना, तो आप किसी स्पेसिफिक जगह से आ रहे हैं। तो हेल का मतलब होता था मतलब कि टू ग्रीट, मतलब कि अभिवादन करना, किसी का स्वागत करना। अब आप किसी का स्वागत करेंगे अगर आप कहीं से आए हैं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि टू हेल फ्रॉम मतलब कि आपका स्वागत करना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं से आए हैं। टू कम फ्रॉम मतलब कि आप कहीं से उत्पन्न हुए हैं, आए हैं, यानी कि कहीं स्पेसिफिक जगह से आप आए हैं तो आपका स्वागत करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वैसे इसका जो मीनिंग था वो चेंज होकर मतलब स्पेसिफिक जगह से आना वो चेंज हुआ है ना। समय के साथ बहुत सारी मतलब चीज़ें उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें भी मतलब जो हेल का मीनिंग था स्वागत करना जो था, मतलब किसी का अभिवादन करना, नमस्कार करना, वो चेंज होकर मतलब किसी स्थान से आना की सेंस में तब्दील हो गया, ठीक है। याद करने का मैंने आपको बता दिया। हेल मतलब कि आप किसी का अभिवादन करेंगे, कब करेंगे, जब वो किसी स्थान से आएगा। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू हैमर आउट, मतलब हो जाता है टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, मतलब कि निर्णय या फिर समझौते पर पहुंच जाना। अब देखो टू हैमर आउट, ये जो मुहावरा है, लोहार की कार्यशाला जो ब्लैक स्मिथ्स फोर्ज क्या होता है, फोर्ज होता है वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए, नकली और जाली। फोर्जरी कहते हैं ना, इसने मेरे साथ फोर्जरी करी, मतलब कि मतलब फ्रॉड कर लिया इसने, मतलब नकली चीज़ें फंसा दी मुझे। लेकिन यहाँ पर ब्लैक स्मिथ फोर्ज का मतलब यहाँ पर एक भट्टी होता है, लोहार खाना, उसकी सेंस में है। अब देखो यहाँ पर ये लोहार की कार्यशाला जो ब्लैक स्मिथ फोर्ज से लिया गया है, जहाँ किसी धातु को हथौड़े से बार बार पीटकर उसको आकार दिया जाता है। इसी तरह जब दो पक्ष आपस में बातचीत करते हैं और कई बार टकराव या बहस की स्थिति हो जाती है, तब अंततः एट लास्ट वे किसी समझौते पर या समाधान पर पहुंचते हैं, पीट पीट कर। मतलब उन उन दोनों पक्ष जो है किसी बात को पीट पीट कर, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, किसी एक समझौते पर, किसी एक समाधान पर पहुंच रहे हैं, यानी मेहनत से तैयार करते हैं वे उस चीज़ को, ठीक है। इसे ही हैमर आउट कहा जाता है। निर्णय या समझौते पर पहुंचना, कुल मिलाकर मैंने क्या बताया, मतलब जैसे लोहा होता है, लोहे को पीट पीट कर, गर्म करके पीट पीट कर उसको आकार दिया जाता है, तब जाकर वो एक स्पेसिफिक एक मतलब आकार लेता है, शेप लेता है। ऐसे ही जब दो मतलब कॉन्ट्रेरी आदमी, अपने दोनों मत उनके अलग अलग हैं और वे बहुत मतलब हैमर आउट करके किसी चीज़ को पीट पीट कर, समय वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं, तब जाकर वे मतलब बहुत मेहनत से
वे उस निर्णय पर पहुंचते हैं। तो हैमर आउट का मतलब वही हो जाता है किसी निर्णय पर पहुंचना, समझौते पर पहुंचना। ठीक है, देखो जैसे लगा पड़ा है और इसने मतलब लोहे को गर्म करके हैमर आउट कर रहा है, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक शेप को बनाएगा, किसी निर्णय पर पहुंचेगा, समझौते पर पहुंचेगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैंग टुगेदर, मतलब कि टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और मदद करना। अब देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, अमेरिका की आज़ादी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के समय उन्होंने कहा था, वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर और मोस्ट एश्योर्डली वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली, मतलब हमें सभी को एक साथ रहना होगा। वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर, साथ रहना होगा, वरना मोस्ट एश्योर्डली मतलब कि निश्चित ही वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली, हम सबको अलग अलग फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर हैंग टुगेदर का दो मीनिंग बन जाते हैं, एक तो एकजुट रहना, ठीक है, और अगर हम एकजुट नहीं हुए तो दुश्मन हमें अलग अलग फांसी पर चढ़ा देगा। हैंग सेपरेटली मतलब अलग अलग हमें फांसी पर चढ़ा देगा। तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और मदद करना, इसका मतलब यहाँ से ये निकल गया। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो हैंग टुगेदर है, मतलब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये अपनी स्पीच में कहा था, वहीं से ये इसका मीनिंग उठाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हिस्टोरिकल इसका कंटेक्स्ट है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्टार मार्क भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू हैव ए ब्लास्ट, टू हैव ए गुड टाइम, मस्ती करना। अब देखो जो ब्लास्ट है वो धमाका या विस्फोट, आपको सबको पता होगा। अब 1950 के दशक में इस शब्द को अत्यधिक उत्साह, आनंद दर्शाने के लिए भी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्लास्ट मतलब कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आप आनंद, मज़ा, मतलब धमाचौकी मचा रखी है, आपका पूरा ग्रुप बैठ गया, मज़े में बात कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। जैसे ही पार्टी और संगीत कार्यक्रमों का चलन बढ़ा, ब्लास्ट को इस तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, वी हैड ए रियल ब्लास्ट एट द पार्टी, मतलब कि पार्टी में ज़बरदस्त मज़ा आया। इस तरह धीरे धीरे ब्लास्ट शब्द का अर्थ बदलकर ग्रेट फन और वेरी एंजॉयबल टाइम हो गया और हैव ए ब्लास्ट एक लोकप्रिय आम बोलचाल का एक बहुत फेमस मुहावरा बन गया। तो सीधी सी बात यह है, धमाका विस्फोट सबको पता है, लेकिन इस जो ब्लास्ट है इसको पार्टी करना, मौज मस्ती करना, अपने फ्रेंड सर्किल में मतलब मज़े करना बहुत ज़्यादा है, उसकी सेंस में इसको रिप्रेजेंट किया गया, तब इसका मतलब बन गया टू हैव ए गुड टाइम, मतलब कि मस्ती करना। ये सभी ब्लास्ट कर रहे हैं, मतलब कि पार्टी में इन्होंने ब्लास्ट किया, मतलब मज़े ले रहे हैं, सब पार्टी में गाने चला रखे हैं, तो मतलब मौज मस्ती की सेंस में इसको आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव ए गट फीलिंग। गट फीलिंग ईजी इडियम है, आपको आप कहते भी है कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, मेरी अंतर्मन ये कह रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट वही, मतलब कि आंतरिक आपकी भावनाएं जो क्या कह रही हैं उसकी सेंस में यूज़ होता है। टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, मतलब कि स्वाभाविक भावना, मतलब कि जो आपका अंतर्मन कह रहा है, आपके अंदर से बात आ रही है, एक होता है ना कि मेरी मतलब अंतरात्मा ये कह रही है, वही चीज़ है। यह ईडियम शरीर के गट यानी हाथों से जुड़ा है। प्राचीन यूनानी और रोमन लोग मानते थे कि हमारी भावनाएं और अंतर्ज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित होते हैं, जैसे कि दिल में प्यार होता है, हाथों में डर या चिंता होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह कहता है कि हाथों में एक सेकंड ब्रेन होता है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, और यह भावनाओं पर असर डालता है। इसलिए गट फीलिंग का अर्थ हो जाता है वो अनुभूति जो दिमाग नहीं बल्कि सीधा अंदर से आती है, अंतर्मन से आती है आपकी। तो ईडियम ईजी है, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। कंटेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इमेज भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर से कुछ एक बात निकल कर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई, मतलब कि टू बी प्रेजुडाइज्ड, मतलब कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण होना। अब जॉन्डिस्ड आई का मतलब हो गया वह नज़र जो पहले से ही किसी नकारात्मक अनुभव या सोच से प्रभावित हो। अब देखो जॉन्डिस आपको पता ही होगा, बीमारी होती है जिसमें त्वचा पीली हो जाती है, और पुरानी अंग्रेजी में यह माना जाता था जो इंसान जॉन्डिस से पीड़ित होता है वह दुनिया को भी पीले रंग या फिर विकृत नज़र से देखता है ना, पीलिया हो जाता है जिसको। इसलिए ईडियम यह कहता है कि जिसकी सोच पहले से ही रोगी है वह चीज़ों को निष्पक्ष नहीं देख सकता। तो हैव ए जॉन्डिस आई का मतलब है आपको सब चीज़ें पीली दिख रही हैं, आपको क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है, आप मतलब पक्षपातपूर्ण चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ईडियम मीनिंग इसका आराम से टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव ए नोडिंग एक्वेंटेंस विद समवन और समथिंग। अब नोडिंग क्या होता है, सिर हिलाना, है ना, नोड सिर हिलाना। एक्वेंटेंस मतलब कि परिचय होना, किसी चीज़ को जानना। पुराने यह जो इडियम है पुराने समय में शिष्टाचार से लिया गया है, जहाँ यदि आप किसी से नज़दीकी रूप से परिचित नहीं होते थे, मतलब कोई आपको मतलब अच्छे से नहीं जानता है, तो आप सिर्फ सिर हिलाकर नोड करके अभिवादन करते थे, बात नहीं करते थे। अब देखो वही बात है, मान लो आपका दोस्त का दोस्त आया, अब आपका दोस्त तो आपका खास परिचित है, लेकिन उसका जो दोस्त है वो तो आपको नहीं जानता,
तो आप उससे जो बात करेंगे, हाय हेलो मतलब करेंगे, वो केवल सिर हिलाकर कर देंगे दूर से ही, ठीक है। उससे बात तो नहीं करेंगे क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका परिचय इतना सीमित है कि आप सिर्फ सिर हिलाकर पहचान जाहिर कर रहे हैं। कोई गहरी बातचीत या जुड़ाव आपके बीच में नहीं है। तो किसी को हल्का फुल्का जानना, इसका मतलब हो जाएगा नो समबडी समथिंग स्लाइटली, मतलब थोड़ा बहुत जानना, है ना। तो मतलब आप जो परिचय दे रहे हैं वो सिर हिलाकर दे रहे हैं, तो आप एक दूसरे को कम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव ए यन फॉर, मतलब हो जाता है टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस डिजायर और क्रेविंग फॉर समथिंग, प्रबल लालसा होना। येन आपने सुना होगा, चाइनीज़ जो करेंसी है उसको कहते हैं, वही है चीनी शब्द येन, प्रोनाउंस्ड एज युआन, युआन से आया है, जिसका मतलब होता है डिजायर, इच्छा, है ना। अब देखो, जब चीन जापान व्यापार और यात्राओं के दौरान ये जो इडियम है वहाँ से आया, जब पश्चिम लोग एशियाई संस्कृति के शब्दों से प्रभावित हुए, धीरे धीरे येन जो कि इंग्लिश में क्रेविंग और लॉन्गिंग के रूप में प्रचलित हो गया। जब कोई कहता है आई हैव ए येन फॉर स्वीट्स, तो इसका मतलब हो जाता है मुझे मीठा खाने की बहुत तेज़ इच्छा हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है प्रबल लालसा होना। अब देखो, चीनी शब्द है येन, अब इसका जो मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा, ये आपको रिलेट रखना है। करेंसी भी होता है, तो आप करेंसी से इसको रिलेट करेंगे कि करेंसी की मतलब पैसों की, युआन की मुझे इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो किसी चीज़ की प्रबल लालसा होना, डायरेक्ट आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स पर होना, तो ये तो आसान हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ आपके बहुत अच्छी तरह से याद है। रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एट वंस कमांड, मतलब कि किसी की कमांड पर ही कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको याद आ जा रही है। जुबान पर होना, अच्छी तरह से याद होना, इडियम ईजी है, आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पर है। अब देखो, फिंगर टिप पर होना मतलब कि वो चीज़ें उसकी इतनी अभ्यास में है कि वह उसे बिना सोचे तुरंत इस्तेमाल कर सकता है चीज़ों को। अब वही चीज़ें आसान है, जब कोई व्यक्ति अगर बहुत अभ्यास कर चुका है तो वह संगीत, गणना या भाषा को ऐसे प्रस्तुत कर सकता है जैसे उसकी उंगलियों पर लिखा हो, ठीक है। मतलब हो जाता है व्यापक ज्ञान जो हमेशा तैयार हो, बिल्कुल आपकी उंगलियों पर। इडियम बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, मतलब हो जाता है टू बी एम्ब्रास्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, अपनी हरकत से शर्मिंदा हो जाना, एम्ब्रासमेंट हो जाना, है ना। यह माना जाता है कि पुराने समय में जब स्टेज शो होते थे तो दर्शक किसी परफॉर्मर से जब ना खुश होते थे तो उस पर अंडे, टमाटर या सड़ा हुआ खाना फेंक देते थे। जब अंडा किसी के चेहरे पर लगता था तो वह व्यक्ति देखने में बहुत हास्यप्रद लगता था और सभी की नज़रों में शर्मिंदा वो हो जाता था। इसका इस्तेमाल तब होने लगा जब कोई व्यक्ति गंभीर गलती करने के बाद हंसी का पात्र बन जाए और खुद को शर्मसार महसूस करे। तो हैव एग्स ऑन वंस फेस, तो देख सकते हैं आप, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये शर्मिंदा हो गया है, किसी को इसका मतलब नाटक है, इसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो इसके चेहरे पर अंडा फेंक कर मार दिया। होती भी हैं ये चीज़ें, मतलब जो परफॉर्मर होता है उसको मतलब काफ़ी चीज़ें फेंक कर मार देते हैं लोग बाग, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एम्ब्रासमेंट का बहुत ज़्यादा पल होता है, मतलब शर्मिंदगी तो होती है ना। टू हैव सेकंड थॉट, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू रिकन्सिडर, पुनर्विचार करना। सेकंड थॉट का मतलब वही है, मतलब कि दूसरा एक विचार अपने अंदर प्रस्तुत करना, पुनर्विचार के लिए चीज़ें प्रस्तुत करना। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति निर्णय लेने के बाद उसके बारे में फिर से सोच रहा है, शायद इसलिए कि पहला विचार सही नहीं लग रहा है उसको, उसका मन नहीं मान रहा है। इस मुहावरे का भाव यह है कि मानव स्वभाव में संदेह और दोबारा सोचने की प्रवृत्ति होती है और यह कई बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। तो इसलिए कभी कभी सेकंड थॉट का मतलब है एक बार दोबारा सोच लो, रिकन्सिडर कर लो अपना विचार जो है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, मतलब कि टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग, दिमाग में किसी चीज़ का जुनून होना। यह कहावत उस स्थिति को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति किसी विचार या चीज़ से इतना जुड़ जाता है कि वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है, मानो उसका दिमाग उसी से भरा हो। यह चिकित्सा विज्ञान के उस विचार से भी जुड़ा है जब मानसिक रोग या जुनून ब्रेन में होता है, ऑब्सेशन होती है, सनक होती है, ठीक है। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, मतलब वही चीज़ कि आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो आपको उस चीज़ की सनक है, आपके दिमाग में जुनून भरा हुआ है। तो समझ चुके होंगे आप, इडियम इजी की कैटेगरी में है। इसके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, खाना चल रहा है, गाड़ी चल रही है, पैसा चल रहा है, तो इस चीज़ों की इसको सनक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, टू हैव ए सीक्रेट प्लान, टू हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, गुप्त योजना रखना। अब देखो, जादूगर और ताश खेलने वालों की आदत से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में जादूगर या धोखेबाज ताश की पत्तियाँ
या अन्य चीज़ें अपनी आस्तीन जो स्लीव होती है उसमें छुपा कर रख लेते थे, जिसे वह मौके पर निकालते थे और लोगों को चकित कर देते थे। इसलिए आज जब कहा जाता है कि ही हैज़ समथिंग अप हिज स्लीव, तो इसका मतलब होता है कि उसके पास कोई छुपा हुआ उपाय है, छुपी हुई कोई चीज़ है, ट्रिक है, जो वह सही समय पर, सही समय आने पर वो उसका यूज़ करेगा, है ना। तो किसी के पास कोई गुप्त योजना का होना इसका मीनिंग हो जाएगा। इसकी स्लीव में ये मतलब इक्का है, तो मतलब ये समय आने पर इसको यूज़ करेगा, गुप्त योजना है इसके पास। नेक्स्ट इडियम है टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ, मतलब हो जाता है टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपन और हैज़ एंडेड, राहत की सांस लेना। टू सडनली फील वेरी हैप्पी, अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, क्योंकि जो समथिंग अनप्लीजेंट है वो घटित नहीं हुआ है और ख़त्म हो चुका है। अब देखो ये जो हीव होता है इसका मतलब होता है गहरी सांस छोड़ना, यहाँ पर भी लिखा है। साई ऑफ रिलीफ का मतलब हो जाता है जब इंसान किसी संघर्ष या खतरे से बाहर आने के बाद एक लंबी सांस लेकर खुद को हल्का महसूस कराता है, उसको साई ऑफ रिलीफ मतलब कि एक रिलीफ, राहत भरी सांस कहते हैं ना, रिलीफ भरी एक सांस, उससे इसको रिलेट करेंगे, राहत की सांस, है ना। यह शारीरिक प्रक्रिया भी है तनाव के समय जब हमारी सांसें रुक रुक कर चलती हैं, लेकिन जैसे ही तनाव खत्म होता है तो हम एक लंबी सांस छोड़ते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, तो मतलब आप राहत का अनुभव कर रहे हैं। तो राहत की सांस लेना, टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ, मतलब कि आप राहत की सांस ले रहे हैं, कुछ आप मतलब रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं, इसने भी मतलब गहरी सांस ली है एक। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हीज हार्ट्स कंटेंट, मतलब कि एज मच एज ही वांटेड टू, जी भर के। अब देखो पुराने समय में लोग जब कुछ अच्छा खाते थे, पीते थे, संगीत सुनते थे और उन्हें वह पूरी तरह पसंद आता था तो वे कहते थे दिल को तृप्त कर दिया है इसने मुझे, है ना। वहीं से इडियम बना टू वंस हार्ट्स कंटेंट, मतलब कि उसके जो मतलब हार्ट है उसमें कंटेंट भर चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, मतलब संतृप्त हो गया है, सैचुरेशन लेवल आ चुका है। तो जी भर के कोई चीज़ का होना, इसका मीनिंग हो जाएगा टू हिज हार्ट कंटेंट, ठीक है। इसको पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है, पूरा जी भर के मतलब तृप्त हो गया है पूरा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हिट ब्लो द बेल्ट, मतलब हो जाता है टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब कि गलत तरीके से प्रहार करना। अब ये इडियम शायद पहले भी करा है, मतलब कि अनफेयर मैनर को यूज़ करना, है ना। अब देखो फेयरनेस, जो फेयरनेस के प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उनको, उनके विपरीत चलना मुक्केबाजी से आया है। मुक्केबाजी के नियम में बेल्ट लाइन से, जो बेल्ट लाइन जहाँ पर हम बेल्ट पहनते हैं उससे नीचे मारना मतलब मना होता है, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। जो ऐसा करता है वह नियम तोड़ता है। जब बॉक्सिंग लोकप्रिय हुई तो इसमें एक बेल्ट लाइन निर्धारित की गई, इसके नीचे मारना अनफेयर माना गया, वहीं से एडियम बन जाता है, मतलब कि गलत तरीके से प्रहार करना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हिट और मिस द मार्क, पढ़कर ही पता लग रहा है आप जो मार्क है उससे आपको या तो सफल हो गए हैं या आप मतलब मिस हो गए हैं। टू सक्सीड मतलब कि सफल होना, और टू फेल इन एन अटैम्प्ट, प्रयास में सफल होना, असफल होना। जब कोई तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा होता है, अगर तीर केंद्र पर लगता है तो हिट द मार्क कहते हैं, और मतलब इधर उधर लगता है तो मिस द मार्क कहते हैं। इडियम ईजी है, इमेज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हिट द रोड, बिगिन वंस जर्नी, यात्रा को शुरू करना। अब अमेरिका में लोकप्रिय हुआ विशेष रूप से ग्रेट डिप्रेशन के समय। अब उस समय बहुत से लोग नौकरी की तलाश में सड़कों पर निकलते थे, मतलब कि उस समय मंदी आ गई थी तो नौकरी सबकी छीनने लग रही थी, मतलब कम हो गई थी, तो बहुत से लोग मतलब नौकरी की तलाश में सड़कों पर निकलते थे, जिसको हिट द रोड कहा जाने लगा। मतलब कि बैग उठाओ और चल पड़ो, मतलब रोड को हिट करो, चलते जा रहे हैं सीधा, है ना। तो यात्रा शुरू करना इसका मीनिंग बन जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हिट द सैक, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू गो टू बेड, सोने की तैयारी करना। हिट का मतलब है चले जाना, है ना, किस चीज़ को हिट करना, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। सैक जो होता है, सैक क्या होता है? सैक बेसिकली एक जो बोरा होता है ना, बोरा गाँव में पता होगा जिसमें अनाज भरा जाता है, कट्टा तो मतलब वैसा भी बन जाता है, लेकिन एक बोरा होता है ना। तो वो जो होता था सैक, उस समय बिस्तर या थैला होता था, क्योंकि बहुत से लोग गद्दे की जगह बोरे में पुआल भरकर सोते थे, है ना। मूल रूप से सैनिक और मजदूरों के बीच ये शुरू हुआ। उन्हें दिन भर की मेहनत के बाद आराम चाहिए होता था, तो वे कहते थे आई एम गोना हिट द सैक, मतलब कि मैं अब सोने जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो वहाँ से इसका मीनिंग निकल कर आया और बन गया सोने की तैयारी करना या फिर सोने के लिए जाना, ठीक है। सैक का मीनिंग आप याद रखेंगे, बाकी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू होल्ड एवरी फोर,
टू सपोर्ट समवंस कॉज या फिर टू आर्ग्यू फॉर, मतलब कि किसी का समर्थन करना, किसी की ओर से वकालत करना। अब देखो, कानूनी दुनिया से आया है। ब्रिटेन में जो ब्रीफ होता है एक लिखित दस्तावेज होता था जिसे एक सॉलिसिटर किसी बैरिस्टर को देता था। अब देखो इनमें अंतर क्या है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जो सॉलिसिटर होता है वो डील करता है क्लाइंट से, ठीक है। जो क्लाइंट होते हैं, मान लो कोई गया, तो वो सॉलिसिटर जो होता है उससे डील करता है, एडवाइस देता है, डॉक्यूमेंट रेडी करता है और मतलब क्लाइंट को कुल मिलाकर हैंडल करता है। बैरिस्टर क्या हो जाता है, बैरिस्टर जो कोर्ट रूम होता है, एक तरह का वकील कह सकते हैं, मतलब उसको जो क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसमें, कोर्ट रूम में। मतलब स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलाइज होता है ये, मतलब कोर्ट की मतलब जो हियरिंग वगैरह होती है उसका। बैरिस्टर एक वकील की तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब समझ में आ गई बात। ब्रीफ क्या होता था, एक डॉक्यूमेंट होता था, रिटन डॉक्यूमेंट, तो जिसे एक सॉलिसिटर जो है मतलब इस लिखित दस्तावेज को सॉलिसिटर मतलब अपने आप उससे क्लाइंट से डील करता था। अब वो किसको देता था, बैरिस्टर को। इस ब्रीफ में केस की पूरी जानकारी होती थी। जब कोई वकील किसी क्लाइंट के लिए कोर्ट में पेश होता था तो कहा जाता था कि वह उस व्यक्ति के लिए ए ब्रीफ होल्ड कर रहा है। ब्रीफ मतलब कि रिटन डॉक्यूमेंट, होल्ड मतलब कि होल्ड करना। धीरे धीरे इसका अर्थ विस्तृत होकर किसी के समर्थन करने के लिए, उसके पक्ष में होने के लिए बदल गया, भले ही वह कोर्ट हो या ना हो, है ना। कोर्ट से तो इसका ओरिजिन निकला है, लेकिन ये आम बोलचाल में भी आने लगा। मतलब किसी का समर्थन करना, किसी की ओर से खड़ा होना, है ना, वकालत करना। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। ब्रीफ का मतलब आपको समझना है, रिटन डॉक्यूमेंट होता था और होल्ड कर रहे हैं आप उसके लिए कोर्ट में, तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टू होल्ड गुड, मतलब कि टू रिमेन वैलिड, लागू होना, मान्य होना। होल्ड का मतलब हो जाता है टिके रहना, स्थिर रहना। गुड का अर्थ हो जाता है उचित, मान्य है, सत्य है। संयुक्त रूप से मिलकर ये बनाते हैं कोई बात अब भी सत्य या प्रभावी है। यह अक्सर नियम, अनुबंध और सिद्धांतों पर लागू होती है। ये नियम सभी देशों पर लागू होते हैं। दीज रूल्स होल्ड गुड फॉर ऑल कंट्रीज। दीज रूल्स होल्ड गुड फॉर ऑल कंट्रीज, मतलब कि ये जो नियम है सभी कंट्रीज़ के लिए मान्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हफ एंड पफ, मतलब कि टू ब्रीथ हैविली और रैपिडली बिकॉज वन इज एग्जॉस्टेड, मतलब कि वो थक गया है ना, इसलिए वो मतलब बहुत हैविली और रैपिड, तेज़ी से वो हाँफते हुए मतलब बोल रहा है, ठीक है, या तेज़ी से सांस ले रहा है। हाँफते हुए बोलना, थकावट की वजह से तेज़ी से सांस लेना। अब देखो इसका जो प्रसिद्ध स्रोत है वो है द थ्री लिटिल पिग्स। इस नाम की एक इंग्लिश फॉकटेल थी। इसमें एक भेड़िया कहता है आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, ठीक है। यहाँ पर हफ एंड पफ का मतलब होता था जोर जोर से सांस लेना, और घर उड़ाने की धमकी देना भी इसमें शामिल है। आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, है ना, गिरा दूंगा मैं। बाद में यह इडियम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है या गुस्से से धमकी देता है पर असल में कुछ नहीं करता। जैसे ये भी कह रहा था, है ना, मैं तेज सांस लूँगा, है ना, और बाद में तुम्हारा घर को उड़ा दूंगा। तो ऐसे ही कोई आदमी जब मतलब ज़्यादा शोर मचाता है, धमकी देता है, लेकिन असल में कुछ नहीं करना, है ना, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। बाकी हफ एंड पफ ये मतलब हाँफते हुए बोलना, थकावट की वजह से तेज़ी से सांस लेना, इसके लिए भी ये यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। बहुत ही ज़्यादा इजी इडियम है, मतलब कि टू इवेलुएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी दिखावे से मूल्यांकन करना। इजी इडियम है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी चीज़ को बाहरी आवरण से ही जज कर देना, भले ही उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हो, कुछ भी हो, है ना। वैसे बुक से आया है, मतलब जैसे साधारण कवर में छपती थी, लेकिन उनके अंदर का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होता था। इसलिए कहावत बनी कि किसी किताब के कवर से उसके अंदर की सामग्री का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। यही चीज़ आदमियों में भी है। किसी की शक्ल पर नहीं लिखा कि उसके अंदर वो कितना ज्ञानी है, कौन है सामने वाला, ठीक है, ये आप जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इडियम है टू जंप ऑन द बैंड वैगन। अब मीनिंग हो जाता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड। कोई चीज़ मतलब सफल होने जा रही है, इसलिए उसमें इन्वॉल्व हो जाना, लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। जंप टू द बैंड वैगन, बैंड तो समझ में आता है, वैगन क्या होता है, जी वैगन तो आपने पक्का सुनी होगी, वैगन आर भी सुनी होगी। बेसिकली वैगन का मतलब गाड़ी होता है। वैसे जो ओरिजिनल वैगन होती थी, एक इस तरह की मतलब गाड़ी होती थी, यहाँ पहिए लगे रहते थे और इसको यहाँ से खींचा जाता था, इसको वैगन बोलते थे। धीरे धीरे कार में भी यूज़ होने लगा। वैसे बैंड वैगन होता है एक बड़ा वाहन होता है जिस पर बैंड बैठकर संगीत बजाता था। इस पर मतलब
इसको आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। इस पर मतलब बैंड रखे होते थे और उसको बजाते थे। इसको बैंड वैगन कहा जाता था। चुनाव प्रचार में यूज़ किया जाता था। जब कोई उम्मीदवार किसी परेड में होता तो लोग उस बैंड वैगन में चढ़कर उसका समर्थन दिखाते थे। राजनीतिक नेताओं को, जैसे अभी चलती नहीं है काफ़ी सारी गाड़ी, उसके पीछे मान लो पहले एक मेन कार है जिसमें नेता है, उसके पीछे मतलब ये बैंड वैगन जा रही है। राजनीतिक नेताओं को लगा कि बैंड वैगन में चढ़ने से लोगों का समर्थन तेज़ी से मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है। इसलिए जब कोई उम्मीदवार सफल होता दिखता तो अन्य लोग उनके समर्थन में शामिल हो जाते बैंड वैगन को लेकर। ठीक है, बैंड वैगन के साथ में शामिल हो जाते। वे वास्तव में सहमत हो या नहीं हो, उन्हें उम्मीदवार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंड वैगन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करने लगा। इस प्रकार जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का अर्थ हो गया मौका देखकर किसी ट्रेंड या फिर विचार का समर्थन करना। क्योंकि आप मतलब बैंड वैगन देखकर उस उम्मीदवार जो मतलब जीत रहा था, है ना, उसकी ओर आप मतलब चल निकले। ठीक है, वहाँ पर शामिल हो गए आप। बैंड वैगन की वजह से ही वो जीत रहा था और भी लोग वहीं जुड़ने लगे, और भी लोग उस बैंड वैगन के पास आने लगे, तो उम्मीदवार वो जीतता गया। तो मतलब किसी को जीतता हुआ देखकर उसके पक्ष में शामिल हो जाना, तो किसी के विचार का समर्थन करना सिर्फ इसलिए कि वह लोकप्रिय है ना। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि उसके पास बैंड वैगन थी, इसलिए वो लोकप्रिय हो रहा था। तो मेरे हिसाब से आपको ये इडियम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, मतलब कि टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, चौंक जाना, हैरान हो जाना। जंप आउट ऑफ वंस स्किन मतलब कि अपनी स्किन से या किसी की स्किन से कोई चीज़ मतलब कि जंप आउट कर जाना, कूद कर बाहर आ जाना, है ना। देखते हैं क्या है इसका चौंक जाना या हैरान हो जाना, कैसे मीनिंग निकला। शारीरिक प्रतिक्रिया पर यह आधारित है। जब कोई व्यक्ति अचानक डरता है, चौंक जाता है, तो उसका शरीर झटका खाता है एकदम, जैसे त्वचा स्किन से बाहर निकल गई हो। ये आपने इस तरह का मतलब जो इमेज है, एक एक्सप्रेशन है, ये आपने कॉमिक्स में या बहुत ज़्यादा मतलब जो कार्टून इमेजेस होती है उसमें देखी होगी। जब कोई चौंक जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब झटका लगता है, तो ऐसी इमेज बनाई जाती है मानो उसके शरीर से जो झटका लगा है शरीर में, उसमें जो शरीर है वो उसकी स्किन से बाहर निकल गया हो, अंदर की सारी चीज़ एकदम बाहर आ गई हो। ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक हाइपरबली होती है, एक अतिशयोक्ति होती है, बढ़ा चढ़ाकर इस चीज़ को दिखाया जाता है, जबकि हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका मतलब है कि डर या आश्चर्य इतना अधिक है कि व्यक्ति अपनी त्वचा से बाहर छलांग मारने को तैयार है ना। तो जंप आउट ऑफ वन स्किन मतलब हो जाता है कि कोई किसी का शरीर एकदम जंप स्किन से ही बाहर कूद गया, मतलब कि वो चौंक गया है, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कीप ए गुड टेबल, मतलब हो जाता है टू ऑफर समचियस फूड टू वंस गेस्ट, शानदार भोजन परोसना। समचियस क्या होता है? शानदार। अब देखो, टेबल पर खाना खाया जाता है, अपनी एक गुड टेबल को मेंटेन करना, इसका सीधा सा मीनिंग बन रहा है शानदार भोजन परोसना। ब्रिटिश समाज से आया है, जब लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा उनके खाने पीने और मेहमान नवाजी से तय की जाती थी। एक गुड टेबल रखने का मतलब था घर में बढ़िया व्यंजन, भरपूर भोजन और अच्छे व्यंजन सजाकर रखे गए हैं। वही चीज़ है, देख सकते हैं आप, मतलब कि ये अपना एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं, शानदार भोजन को परोस रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कीप एन आई ऑन, मतलब नज़र रखना किसी पर, है ना। तो वही नज़र रखना, ध्यान रखना, इजी इडियम है। टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुली, टू बी कॉशस, मतलब कि मतलब सावधानी से किसी पर नज़र रखना, तो इजी इडियम है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इडियम टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू मैनेज टू लिव, मतलब हो जाता है जीविका चलाना। टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, मतलब कि इतना ही पर्याप्त होना जितना आपका गुजर बसर चल रही है, मतलब जितने में आपका गुजारा होता है ना। जीविका चलाना, गुजारा करना। यह इडियम धार्मिक सोच पर आधारित है कि शरीर और आत्मा, बॉडी और सोल, दो अलग अलग तत्व हैं और उन्हें साथ रखने के लिए न्यूनतम जीवन जरूरी साधन चाहिए होते हैं। किसको? शरीर और आत्मा को। पहले ऐसा माना जाता था कि गरीबी या भूख से आत्मा शरीर से अलग हो सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा है, आपको भूख लगी है, तो आपकी आत्मा शरीर से अलग हो सकती है। इसलिए कहा जाता था कि अगर कोई भूखा प्यासा भी मेहनत करके जीवन चला रहा है तो वो कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर कर रहा है। यह वाक्य विशेषता है गरीबों की परिस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग होता था। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, मतलब कि जो शरीर और आत्मा है, इन दोनों को मतलब एक मिनिमम जो एक भोजन है या ज़रूरी साधन है वो चाहिए होते थे। अब यदि कोई बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतना पर्याप्त कमा पा रहा है कि वो बॉडी और सोल को
जो चाहिए होते हैं, जो मिनिमम भोजन चाहिए होता है, नीड की ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है, वो अगर मेंटेन कर पा रहा है तो इसका मतलब होता था कि वो अपना गुजर बसर कर रहा है, जीविका चला रहा है, क्योंकि वो इतना ही कमाता है जितना उसके बॉडी एंड सोल को ज़रूरत है। ठीक है, तो वो इसका मतलब हो जाता था जीविका चलाना, गुजारा करना। देख सकते हैं गरीब है मतलब थोड़ा सा ही खाना इसके पास है, जितना मतलब इसके बॉडी एंड सोल को ज़रूरत है उतना ही खाना खा रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू कीप इन एबियंस, मतलब कि इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन, ठंडे बस्ते में रखना, टालना। एबियंस अब यहाँ से ठहर कर चलो, ये हमने टिक बना रखी थी, अब यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें हमने काफ़ी भर भर कर रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फ्रेंच ओरिजिन का ये शब्द है एबियंस, जिसका मतलब होता है प्रतीक्षा, एक्सपेक्टेशन, है ना। बाद में इसका अर्थ बदलकर किसी कार्य की अस्थायी रुकावट हो गया। यह शब्द कानूनी संदर्भ में प्रयोग होता है या प्रयोग होता था जब किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय नहीं होता था तो उसे इन अबेयंस कहा जाता था, यानी वह संपत्ति अस्थायी रूप से किसी के भी अधिकार में नहीं है। ठीक है, तो ठंडे बस्ते में रखना किसी चीज़ को टाल देना, इसका मीनिंग हो जाता है अबेयंस का, है ना। टू कीप इन अबेयंस मतलब कि किसी को टाल देना, मतलब ठहर जाना किसी चीज़ का। नेक्स्ट इडियम है टू कीप वंस टेम्पर, मतलब हो जाता है टू रिमेन काम, अपने आप को शांत रखना। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज, स्वभाव, विशेष रूप से मानसिक संतुलन। ठीक है, स्वभाव मनोवृत्ति हो जाता है, मिजाज हो जाता है स्वभाव। टू कीप वंस टेम्पर का अर्थ हो जाता है अपना जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखना, गुस्सा ना करना, और अपना मतलब सेंस को, अपना मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखना, अपने आप को शांत करना। इजी इडियम हो जाएगा, डायरेक्ट मीनिंग बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप ऑफ स्टारवेशन, मतलब कि भुखमरी से बचना। अब देखो, मध्यकालीन यूरोप की कल्पना और ग्रामीण जीवन से जुड़ा है, जहाँ भूख और दरिद्रता को एक भेड़िए की तरह देखा जाता था जो घर के दरवाजे पर मंडराती रहती है ना। भेड़िया, उसका मतलब क्या था कि वो भूख है, दरिद्रता है, वो सभी के मतलब दरवाजे पर मंडराती रहती थी। भेड़िए का यहाँ प्रतीक है उन खतरों का, भेड़िया प्रतीक है उन खतरों का जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों को छीन सकते हैं, जैसे कि भूख, गरीबी या बेरोजगारी। इसलिए कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता था कम से कम इतना कमा लेना कि पेट भर जाए, घर चल जाए, और जो ये भूख, गरीबी, बेरोजगारी के नाम पर ये जो भेड़िया था, है ना, इसको घर से दूर रखा जाए, मतलब कि पेट भर जाए और घर चल जाए, और जो वो भेड़िया है भूख, गरीबी और बेरोजगारी का रिप्रेजेंट करता है जो, उसको दूर रखा जाए। तो मतलब कि भुखमरी से बचना, उस वुल्फ को, भेड़िए को घर से दूर रखना। ठीक है, मतलब कि आप इतना कमा पा रहे हैं कि मतलब कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी को मतलब अपने घर से दूर रख पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कीप अंडर रैप्स, मतलब कि सीक्रेट हो जाएगा, गुप्त रखना किसी चीज़ का। रैप्स जो होता है एक कपड़ा होता है, आवरण होता है। कीप अंडर रैप्स का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज़ को ढक कर रखना, रैप्स, है ना। यह इडियम खासतौर पर उन मामलों में प्रयोग हुआ करता था जब किसी योजना, वस्तु, जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना होता था, जैसे कोई नया आविष्कार, सीक्रेट प्रोजेक्ट या फिर कोई खबर। इडियम इजी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है टू कीप अप। अब मतलब हो जाता है टू कीप इन टच, संपर्क बनाए रखना। कीप का मतलब हो जाता है रखना, अप मतलब कि ऊपर, उच्च स्तर वाला जो होता है। कीप अप का उपयोग ये 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसका अर्थ हुआ गिरने न देना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। कभी कभी इसका उपयोग किसी के साथ चलने या बराबरी बनाए रखने के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, टू कीप अप मतलब कि टू कीप इन टच, संपर्क बनाए रखना किसी के साथ। नेक्स्ट इडियम है टू नो व्हाट्स व्हाट, मतलब कि टू नो द फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, स्थिति के तथ्यों को जानना। अब देखो, इसका मतलब हो जाता है मतलब क्या क्या है, व्हाट्स, है ना, क्या क्या है, इसको जानना, इस चीज़ को पहचानना, स्थिति के तथ्यों को जानना। अब टू नो व्हाट्स व्हाट का मतलब है किसी विषय या परिस्थिति की पूरी जानकारी होना, ये जानना कि असल में क्या चल रहा है। ठीक है, यह फ्रेज पहले कुलीन और अनुभवी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो किसी भी स्थिति में निर्णय लेने की समझ रखते थे। यह एक व्यंग्यात्मक तरीका भी होता है यह बताने का कि कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है बल्कि सही मायनों में जानता है कि क्या करना है ना, मतलब कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना, उस चीज़ को जानना, स्थिति के तथ्यों को जानना, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू लैग बिहाइंड, टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस, मतलब कि पीछे छूट जाना। अब देखो, लैग करना कहते ही हैं, ये तो लैग कर रहा है ना। इसका अर्थ होता है लैग का धीरे धीरे चलना। यह अक्सर सेना समूह में पीछे छूट जाने वालों के लिए यूज़ होता था।
समय के साथ इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाले लोगों के लिए होने लगा, जैसे कि पढ़ाई, तकनीक या प्रगति में कोई चीज़ पीछे हो रही है तो लैग बिहाइंड मतलब कि टू फेल टू मेंटेन द पेस, अपनी उस गति को मतलब मेंटेन करने से फेल हो जाना, मतलब मेंटेन करने में फेल हो जाना, प्रोग्रेस को मेंटेन करने में फेल हो जाना। तो लैग कर रहे हैं आप चीज़ों में, तो ये भी कहते हैं हम कि तो लैग कर रहा है, ठीक है, वहीं से ये बना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू लैंड जॉब, मतलब कि टू बी हायर्ड, मतलब कि नौकरी लगना, है ना। तो मतलब कि टू बी हायर्ड किया जाना, है ना। लैंड, वैसे तो आपको लैंड भूमि से भी रिलेट कर सकते हैं, आपको पता ही होगा लैंड और लैंड करना, है ना, फ्लाइट का लैंड करना। लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग है, पहले इसका जो मीनिंग होता था शिकार या मछली पकड़ने के संदर्भ में होता था, जैसे किसी चीज़ को धरती पर खींच लाना, है ना। लैंड करना से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको। धीरे धीरे चेंज हुआ, अचीव समथिंग सक्सेसफुली होने लगा, खासकर नौकरी या डील को हासिल करने के लिए, ठीक है। नौकरी लग गई है आपकी, मतलब आपने अपनी जो जॉब है उसको खींच लिया है अपनी ओर, है ना। तो मतलब कि आप हायर किए गए हैं, मतलब कि नौकरी लग गई है आपकी, ठीक है। जैसे मछली को ये खींच रहा है, ठीक है, मतलब पानी में से निकाल कर धरती पर खींच रहा है, ऐसे ही नौकरी को आपने खींच लिया, ठीक है, या नौकरी ने आपको खींच लिया, आपको नौकरी ने खींच लिया, आप किसी भी तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू ले समवन बाय द हील्स, टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, किसी को कैद में डालना। इसका मतलब होता है किसी को एडियो से पकड़ लेना, यानी कि भागने न देना। यह अपराधियों को गिरफ्तार करने के संदर्भ में प्रयोग होता था, खासकर पुराने सैनिक या पुलिस या संदर्भ में। अब देखो, ये तो आपने याद कर ही रखे होंगे, लाई लाइट लाइट करके, है ना। तो इसका मतलब ले समवन, किसी को मतलब लेटा देना, गिरा देना किसी को, बाय द हील्स उसकी एडी पकड़कर किसी को गिरा देना, मतलब कि किसी को कैद में डालना, उसको भागने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इमेज भी, इसकी एडी पकड़कर इसको कैद में डालने जा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू लीड एस्ट्रे, मतलब कि टू मिसगाइड, गुमराह करना। एस्ट्रे का मतलब जो होता है गलत रास्ता, बाइबल में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे शैतान लोगों को एस्ट्रे करता है, मतलब कि उसको गुमराह करता है लोगों को। यह मुहावरा नैतिक और शारीरिक दिशा दोनों में भटकाने के लिए यूज़ होता है। मिसगाइड मतलब कि गुमराह करना, लीड एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब आपको पता होना चाहिए गलत रास्ता, किसी को गुमराह करना, भटकाना किसी को। देख सकते हैं ये यहाँ पर मतलब शैतान है, डेविल है, और ये मतलब यहाँ पर इसको भटकाना चाह रहा था, मिसगाइड करना चाह रहा था, लेकिन ये इधर को निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू लेट समवन ऑफ, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, टू पनिश समवन लाइटली, गलती के लिए माफ़ करना, हल्का दंड देना। अब लेट ऑफ सबसे पुराना रिकॉर्ड इसका जो मिलता है 7वीं सदी में, जहाँ इसका अर्थ था टू डिस्चार्ज फायर आर्म, मतलब कि बंदूक चलाना या फिर बारूद को छोड़ देना, ठीक है। उदाहरण के लिए ही लेट ऑफ ए मस्कट, यहीं से विचार आया कि किसी चीज़ को लेट ऑफ करना, यानी कि उस पर से नियंत्रण हटा देना, उसको जाने देना, है ना। मस्कट आपको पता ही होगा, बंदूक होती थी। लेट ऑफ ए मस्कट मतलब कि छोड़ देना, मतलब कि उसको चला देना। ऐसे ही बंदूक चलाना, बारूद छोड़ना, गलती के लिए किसी को माफ़ कर देना, हल्का दंड देना, इसका मतलब हो जाता है टू लेट समवन ऑफ, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, टू पनिश समवन स्लाइटली, है ना। किसी पर जो ब्लेम है उससे उसको रिलीज़ कर देना, क्योंकि लेट ऑफ का मतलब ही होता है टू डिस्चार्ज फायर आर्म, है ना, डिस्चार्ज करना किसी को, है ना, किसी को रिलीज़ कर देना ब्लेम से, पनिश करना उसको स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही हल्की सी उसको सजा देना, ठीक है। रिलेट कर सकते हैं आप, मतलब ही लेट ऑफ ए मस्कट, मतलब कि उसने मस्कट को छोड़ दिया है ना, रिलीज़ कर दिया है, ब्लेम से उसको रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू लुक ब्लू, पहले ही बता रखा है, ब्लू जो होता है कहीं ना कहीं सैड, जो हमारा मन उदास होता है, उदासी का प्रतीक है। टू बी डिश हर्टन, मतलब कि धैर्यहीनता दिखाना, मन छोटा होना। अब ब्लू रंग अक्सर उदासी या मिलंकोली के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है। ब्लू डेविल्स का अर्थ होता था कल्पित भूत जो शराब छोड़ने पर आते हैं। धीरे धीरे फीलिंग ब्लू और लुक ब्लू उदासी के भाव के लिए प्रचलित होता गया, है ना। देख सकते हैं आप, उदासी के लिए पहले ही बताया मैंने, तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब कि टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, किसी को तुच्छ समझना। अब देखो, विक्टोरियन इंग्लैंड के अभिजात वर्ग से ये जुड़ा हुआ है। ऊंचे वर्ग के लोग अपने से निम्न को देखने के लिए सचमुच नाक उठाकर देखते थे, यानी नाक नीचे की ओर देखने की बजाय सीधा ऊपर की ओर देखते थे। जैसे ये है, मतलब मुंह तो इसने ऊपर उठा रखा है और मतलब आंखों को नीचा करके देख रहा है ना। तो लुक डाउन वंस नोज, है ना। तो ऐसे ही ये देखते थे, मतलब ये दिखाते थे। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती थी मुहावरे में बदल गई और इसका अर्थ हुआ घमंड पूर्वक दूसरों को कम आंकना, है ना।
कैसे देखते थे, मतलब नाक उठाकर देखते थे और आंखों को टेढ़ा करके नीचे करके, है ना। तो इस तरह से ये देखते थे, तो इनका मतलब हो जाता था, मतलब ये सामने वाले को तुच्छ समझ रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी को तुच्छ समझना। आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी कहीं ना कहीं, वे इसी तरह से देखते थे। इसका मतलब था घमंडपूर्वक वे दूसरों को कम आंक रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू लूज ग्राउंड, मतलब कि बिकम लेस एक्सेप्टेबल, पिछड़ना। सैनिक युद्धों से ये निकला है, जब कोई सेना ग्राउंड यानी कि ज़मीन या मोर्चा खो देती थी तो उसे हार के रूप में देखा जाता था। आज भी यह राजनीति, खेल, व्यापार में पिछड़ने के अर्थ में प्रयोग होता है। टू लूज ग्राउंड मतलब कि उसने ग्राउंड को, अपनी जो ज़मीन है उसको खो दिया है, मोर्चा खो दिया है, मतलब कि वो पिछड़ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू लूज वंस टेम्पर, मतलब कि टू बिकम एंग्री, गुस्सा होना, आपक होना। अब टेम्पर वही हो जाता है, मतलब कि मनोदशा, स्वभाव, किसी का मनोवृत्ति, मिजाज, वही आप खो रहे हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति ने अपना टेम्पर खो दिया है, मतलब कि उसका संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू मेक ए फस अबाउट, मतलब कि एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, उपद्रव करना। अब देखो जो फर्स्ट वर्ड है जर्मन मूल से आया है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ का शोरगुल करना, झंझट हो जाना, शोर शराबा होना। इसका उपयोग विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के अननेसेसरी इमोशनल डिस्प्ले के लिए किया जाता है। मतलब कि बेवजह का इमोशनल डिस्प्ले जब ये बच्चे और औरतें करती हैं, महिलाएं करती हैं, तो मतलब शोर शराबा करती हैं, व्यर्थ का शोरगुल करती हैं। धीरे धीरे इसका अर्थ किसी भी प्रकार के ओवर रिएक्शन के लिए होने लगा, मतलब उपद्रव करना। तो सीधा सीधा फर्स्ट का जो मीनिंग है डायरेक्ट उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, उपद्रव करना, शोर शराबा करना। नेक्स्ट इडियम है टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, टू एग्जेजरेट ए माइनर इशू, मतलब कि राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता देना, बड़ा बनाना। मॉल हिल क्या होता है, जो तिल चट्टा होता है या छछुंदर होते हैं, उनके बनाए हुए मिट्टी के छोटे छोटे से टीले होते हैं, जो ज़मीन पर बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको मॉल हिल कहते हैं। माउंटेन यानी कि बहुत बड़ा पहाड़, विशाल और ध्यान खींचने वाला होता है। जैसे ये देख सकते हैं, पहाड़ है। किसी आदमी ने अपने बगीचे में एक छोटा सा छेद देखा जो छछुंदर ने बनाया था, मॉल हिल देखा, लेकिन वह डर गया कि कोई जानवर पूरा का पूरा घर खोद डालेगा, है ना। उसने पूरी गली को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, मेरे घर पर संकट आ गया है। बस एक छोटा सा टीला था, लेकिन उसने इतनी बड़ी उस चिंता को बना लिया, सारे में मतलब बात का पतंगड़ बना दिया। यहीं से मुहावरा निकला, मतलब कि छोटी सी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसका मीनिंग आप टैकल कर सकते हैं, इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं, ईडियम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है टू मेक ए पाइल, मतलब कि टू मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ढेर सारा धन कमाना। पाइल जो है संपत्ति या ढेर के लिए इस्तेमाल होता था। टू मेक ए पाइल का अर्थ हुआ एक बड़ा धन संपत्ति का ढेर होना। टू मेक ए पाइल मतलब कि ढेर लगा दिया है संपत्ति का, पैसों का, है ना। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अमेंड्स। अमेंड्स आपको पता होगा, अमेंडमेंट होते हैं, है ना, संशोधन होते हैं। टू कंपेंसेट, टू करेक्ट ए मिस्टेक, प्रायश्चित करना, गलती सुधारना। अमेंड्स का अर्थ होता है कंपनसेट यानी कि मुआवजा या फिर प्रायश्चित। ये मुहावरा उन पुरानी न्याय प्रणालियों से जुड़ा है जहाँ यदि किसी से भूल या अपराध हो जाता था तो उसे पश्चाताप स्वरूप कुछ देना पड़ता था। तो सीधा सीधा आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अमेंड्स मतलब कि संशोधन, किस चीज़ में प्रायश्चित करना, गलती सुधारना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मतलब जो पहले चीज़ें हुई उसकी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब कि टू लिव विद इन वंस इनकम। लिव विद इन मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, मतलब कि किसी तरह से गुजारा करना, मतलब कि अपनी इनकम में रहना, अपनी इनकम के भीतर रहना, ज़्यादा मतलब खर्च नहीं करना। लिव विद इन मीन्स मतलब कि अपना साधन धन के अंदर रहना, मतलब कि उन्हीं में ही गुजर बसर करना। मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड, है ना, मैं अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मतलब मैनेज करना, किसी तरह से गुजारा करना। सीधा सीधा घरेलू बजट से इसका संबंध है। दो छोर होते हैं, कमाई और खर्च। पुराने समय में घर चलाने के लिए लोग रजिस्टर में दो कॉलम बनाते थे, एक इनकम का, एक एक्सपेंस का, है ना। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो यह माना जाता था कि जितना कमाया है उतना ही उड़ा दिया गया है, मतलब कि बोथ एंड्स मीट हो गए हैं, मतलब गुजर बसर ही हो रही है, जितना कमा रहे हैं उतना उड़ जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको इडियम को रिलेट कर सकते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों इक्वल हो गए तो मतलब गुजारा ही चल रहा है, उसको गुजर बसर ही कही जाती है, जितना आपने कमाया उतना ही आपने उड़ा दिया। नेक्स्ट इडियम है टू मेक डू, मतलब मैनेज, काम चलाना। यह कहावत लोकप्रिय हुई विशेष रूप से वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में। उस समय चीज़ों की भारी कमी थी, लोगों को जो मिल रहा था उसी में ही गुजारा करना पड़ता था। ब्रिटेन में यह एक सरकारी नारा भी बन गया था, मेक डू एंड बैंड, यानी कि जो है उसी में काम चलाओ और उसको सुधारो।
है ना। ये वहाँ पर नारा भी बना था और वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में ये चीज़ प्रसिद्ध हुई, मतलब कि टू मेक डू, काम चलाना, जितनी चीज़ें हैं आप उसी में ही काम चलाओ, है ना। आप रेफरेंस आप समझ चुके होंगे, एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। मतलब कि टू मेक डू एंड मेंड, मतलब ये बना कहाँ से बना, एक कहावत से, मेक डू एंड मेंड मतलब कि जितना आपके पास है उसी में काम चलाओ और उसको सुधारो। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको मतलब चीज़ें याद रहेंगी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू मेक मैटर वर्ड्स, मतलब कि मेक द सिचुएशन वर्ड्स, स्थिति को और ख़राब करना, पढ़कर ही पता लग रहा है, मैटर को और ख़राब कर देना। ईजी इडियम है। इसका प्रयोग पहले तब होता था जब पहले से कोई चीज़ खराब हो, कोई उस कार्य को और भी ज़्यादा बिगाड़ दे, तो ये हो जाता था मतलब कि टू मेक मैटर्स वर्स। मतलब कि एक तो बारिश पड़ रही थी, ऊपर से इसका मतलब पानी में इसका बैग गिर गया, छाता भी फट गया, तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। टू मेक मैरी, टू एन्जॉय वन सेल्फ, खुशियाँ मनाना। मैरी तो आपको पता ही होगा, शादी करना, लेकिन खुशी मनाने से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइबिल में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाक्यांश देखने को मिलता है। शेक्सपियर ने नाटकों में जैसे ट्वेल्थ नाइट जो उनका नाटक था उसमें भी यह प्रयोग किया है। यह मूलतः त्यौहार, शादी या किसी खुशी के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब कि खाओ पियो और खुश रहो, खुशियाँ मनाना इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू मेक अप वंस माइंड, मतलब कि टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फर्मली, निर्णय करना, निश्चय करना। ठीक है। मेकअप का जो मतलब हो जाता है कुछ बनाना, तय करना। माइंड हो जाता है मानसिक स्थिति या विचार। इस वाक्यांश की शुरुआत तब हुई जब माइंड को एक कंटेनर या वेसल की तरह समझा जाने लगा जिसे फिल किया जा सकता है। इसलिए मेकअप वंस माइंड का अर्थ हुआ अपने दिमाग में कोई ठोस निर्णय बना लेना। कुल मिलाकर दिमाग को आपको एक कंटेनर की तरह समझना है, उसको मतलब बनाना, है ना, उसको फिल करना। मेकअप उसको बना देना, है ना, निश्चय कर देना। तो मतलब आप निश्चय करना चाह रहे हैं, आपने ठोस निर्णय अपना बना लिया है, आपने चीज़ों को डिसाइड कर लिया है, मतलब कठोर रूप से, दृढ़ रूप से। नेक्स्ट इडियम है टू मेजर स्वॉर्ड्स, मतलब कि टू एंगेज इन कंपटीशन, युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होना। अब जो स्वॉर्ड्स ड्यूअल में दो योद्धा तलवारें नापते थे, यानी आपसी दूरी और तैयारी मापते थे इससे पहले कि युद्ध शुरू करें। कुल मिलाकर युद्ध शुरू करने से पहले वे अपनी इस तरह से तलवारों को नापते थे। ठीक है। इसलिए मेजर स्वॉर्ड्स का मतलब हो गया किसी के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होना। तो सीधा सीधा आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इडियम का मतलब मीनिंग आपको पता लग जाएगा, है ना। देख भी सकते हैं, मतलब कि युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं, अपना युद्ध स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टू मीट वंस वाटरलू, मतलब कि टू एक्सपीरियंस डिफीट, हार स्वीकार करना, मतलब कि हार को फील करना। टू बी डिफीटेड बाय समवन हु इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे मतलब हार स्वीकार करना, हार का अनुभव करना। अब जो नेपोलियन था फ्रांस का एक महान सेनापति था जिसने यूरोप के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन एक जगह थी वाटरलू, उसकी जो लड़ाई हुई थी, वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसमें वह ब्रिटेन और उसके सहयोगियों से डिसाइसिवली हार गया था। मतलब कि निर्णायक रूप से वो हार चुका था, निश्चित रूप से वो हार चुका था। तभी से मीटिंग वंस वाटरलू का अर्थ हो गया किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचना जहां आपकी शक्तियां, चाल, अनुभव काम न आए, आप हार को स्वीकार करेंगे, वहां पर पूरी तरह से आप हार जाएंगे। तो मीट वंस वाटरलू का मतलब हो जाता है हार को अनुभव करना। देख सकते हैं आप ये भी, है ना। तो हमारे 100 इडियम आज यहीं समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए इडियम के साथ। बाय बाय।